Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Ladies and gentlemen, we welcome you all to this webinar on pre-budget discussion. We would like to start this webinar with the name of Allah. अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, कुछ सेटिंग का इशू है। सुमैया, तो कुछ सेटिंग का इशू है, आप अपने फर्स्ट गेस्ट को इनवाइट कर लीजिए प्लीज। Okay. So, Assalamu Assalamu alaikum and very good evening to everyone. I, Sumaya Uruj, on behalf of Bahria Business School, feel privileged to welcome you all at this webinar. This webinar would be bilingual so that it would be convenient for the students. Ladies and gentlemen, I would like to invite Mr. Muhammad Ali Kamal, who is a Chief Economic Analyst, to this webinar to discuss about budget making process. Thank you very much, Sumaya Uruj, and thanks for having me. एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सुमैया, ऑडियंस में कौन-कौन लोग हैं ताकि उस स्टाइल से आराम से बंदा बात कर सके? There are students of bachelor's in economics and finance,
and other degrees as well. Right. Thank you very much. So, colleagues, students, friends, बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले कहना चाहिए था, लेकिन let's see. Every year we are having either listening or delivering some kind of budget seminar, and every year it's our routine nowadays that जो हमारे और पार्टिसिपेंट्स होंगे, मुझे नजर नहीं आया अतीक साहब जो है, मेरा ख्याल है हर साल कोई 5 से 6 प्री बजट सेमिनार के पार्ट होते हैं. So we as a academician, as a policy maker or as a debate or originator, कहीं ना कहीं अपनी बात को जोर से कह रहे होते हैं. कहीं पहुंच जाती हैं, कहीं पे नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स को बहुत सारी बातें जब हिट करती हैं. Policy makers, when I say, then I meant parliament, because they are the signatory authorities. They or या bureaucracy कह लें, they have the signature उनके पास है, और they are the signatory authority, और उन्हीं के साइन से आगे जाती हैं. We are the one who can tell them, or who we are the one who can guide them, advise them, suggest them कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. So since we have students, most of the in most of the audience, so I'll start with the term budget, that it is derived from the French word. मुझे वो pronounce करना भी नहीं आता, इस वजह से मैं pronounce करूँगा भी नहीं कि वो BOUGETT अगर आप उसको वैसे इंग्लिश में लिखना चाहें, but pronounce क्या होता है वो totally different होगा. उसका मतलब होता है pouch या wallet. सो बजट बेसिकली इन्होंने इंग्लैंड ने चुरा के उनसे अपना वर्ड यूज कर लिया, और नेशनल एक्सचेकर जो है वो उसको अपने डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर के तौर पे इस्तेमाल करता था. एंड जब वो ओवरऑल बात करते थे तो वो कहते थे कि हमारे पास फाइनेंसेस कितने हैं. सो इन अ प्योर, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या एमबीए के भी हैं और आप लोग इकोनॉमिक्स से पढ़ रहे होते हैं, तो मैक्रो खास तौर पे, सो बेसिकली आपको पढ़ाया जाता है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई शुरू में, इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट. शुरू में हम भी कहते थे यार ये गवर्नमेंट का क्यों नहीं है, बाद में डाल देते हैं, बाद में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स भी डाल देते हैं. सी प्लस आई द रोला. सो सी प्लस आई बेसिकली उस वक्त मार्केट इकोनॉमी की सिचुएशन है जब आप टोटली मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं. आप कुछ बनाते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ खरीदते हैं. जो बनाते हैं वो बेचते हैं, बेच के बाद जो इनकम आती है उसको आप कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने के बाद जो बच जाता है वो आपकी सेविंग होती है. एंड वी बिलीव सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सो सी प्लस आई, वरना ये सी प्लस एस भी हो सकता था. हम ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, अगर हम अक्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट कहते हैं. अगर ट्रेडिंग वही आपकी विसिनिटी या कंट्री या सिटी या व्हाटएवर यू कॉल इट उसके अंदर आ जाती हैं तो उसे हम इंपोर्ट्स कहते हैं. सो ओवरऑल जीडीपी हम कहते हैं जी सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम. फिर दौर आया जी पॉलिटिकल इकोनॉमी का, और उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट की कंजम्पशन भी तो होती है, गवर्नमेंट भी तो कोई चीज होती है, बादशाह की रियाया भी होती है, बादशाह बादशाह होता है, और की सिस्टम है, और हमें तो खर्चा करना पड़ता है. तो क्या करेंगे, हम टैक्स लगाएंगे, टैक्स लगाने के बाद हम उसको एक्सपेंडिचर करेंगे. एक्सपेंडिचर कभी उनका अपना होता था, और कभी कभी वो ये कहते थे कि जी हम आपके लिए फौज मेंटेन कर रहे हैं, आर्मी मेंटेन कर रहे हैं. आपने अगर अर्तुगरुल गाजी देखा हो तो उसमें वो सारे के सारी आर्मी है. लेकिन उसके बाद जब आर्मी रखनी शुरू कर दी, मुगल एरा में भी देखें तो आर्मी जब रखते थे, आर्मी की तनख्वाह होती थी. आपको अगर हिस्टोरिकली जाए तो बैतुल माल कह रहा हूँ, माले गनीमत, तो वो बेसिकली उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता था, अमंग पीपल भी होता था, लेकिन अमंग आर्मी भी होता था. सो ज्यादा होता था बल्कि. तो वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी देखें, गजवा तबूक का वाकया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी सारी की सारी लोगों को हुक्म हुआ कि तमाम लोग जंग पे जाएंगे. तो आप सब के सब जो है वो हथियार चलाना जानते थे, उस वक्त कोई मसला नहीं होता था. वहां पे भी बैतुल माल का सिस्टम बाद में बना, लेकिन साथ साथ ही ये था कि गवर्नमेंट की कितनी फैसिलिटेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट कितनी हद तक सपोर्ट करना चाहिए. तो फिर जब फाइनेंसेस होंगे तो एक्सपेंडिचर होंगे ना. ये तो हो नहीं सकता कि आपके पास इनकम ना हो और एक्सपेंडिचर फिर भी आप करते हो. तो आपके अगर पाउच में, वॉलेट में कोई चीज है तो आप करोगे. तो बजट बेसिकली स्टार्ट यहीं से मैंने किया था कि एक वर्ड है फ्रेंच का
जो कि इंग्लिश ने अडॉप्ट किया, और उससे पहले कुछ और कहते होंगे उसे। ओके जी, एवरी ईयर बजट जो है वो पाकिस्तान में जो बजट ईयर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को अगले साल खत्म होता है, जिस वी कॉल इट फिस्कल ईयर। ठीक है, तो ये तो आपको एक बहुत ध्यान से सोच के एक चीज गुटी बांध लेनी चाहिए, जो भी इकोनॉमिक्स एमबीए या किसी की भी स्टूडेंट हैं, कि हमारा फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई। जिस तरह अभी हम 2021 में हैं, तो ये स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 2020 में और एंड होगा 30 जून 2021 को। नेक्स्ट ईयर के लिए हम जो भी बजट आएगा उसको हम करेंगे 1 जुलाई 2021 और ये एंड होगा 30 जून 2022। सो एक साल पूरा का पीरियड होता है ये, और ये हम कई कंट्रीज मार्च में शुरू करते हैं इसको, कई कंट्रीज जो है वो एंड टू एंड जनवरी टू दिसंबर करते हैं। तो बजट स्टेटमेंट, अब मैं डायरेक्ट आपको इसके प्रोसेस के ऊपर लेके जा रहा हूँ कि बजट स्टेटमेंट, क्योंकि मेरा यही टॉपिक भी ये है कि बजट मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। नेगेटिव चीजें बहुत सारी है, आपको दो जो बाकी हमारे साथ कलीग्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, क्योंकि एक को तो मैं जानता हूँ वो अच्छे तरीके से बताएंगे। द बजट स्टेटमेंट प्रेजेंटेड इन लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो कि है जिसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं। द डॉक्यूमेंट जो होता है ऑफ द बजट, वो फाइनेंस मिनिस्टर या ऐसे पीएम हो स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, तो वो प्रेजेंट कर देते हैं। और आफ्टर द पैसेज ऑफ फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट एंड अप्रूव्ड बाय द फिगर हेड ऑफ द स्टेट। फिगर हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कितने दिनों में उसे अप्रूव करता है? 30 दिनों में। 30 दिन के अंदर बजट प्रेजेंट करने के बाद से अप्रूवल तक हमारे बहुत जबरदस्त किस्म की डिबेट होती है। अगर मैं कहूँ होनी चाहिए, तो मैं 30 दिन वहां पे रहूं और फिर मैं कुछ कह सकता हूँ कि होनी चाहिए, लेकिन होती है मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैं हर सेशन में मौजूद नहीं होता। इक्का दुक्का सेशन अगर किसी ने टीवी पे या ऑनलाइन या आपके वहाँ पे फेस टू फेस अटेंड कर लिए हैं, तो वो गारंटी नहीं देता कि जी कोई बजट की बहस हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि हो सकता है किसी दिन ना हो रही हो, किसी दिन हो रही हो। लेकिन बजट में बड़ी अच्छे तरीके से बहस होती है, इन जनरल पॉलिटिकल होती है कि हमने ये किया था और तुमने ये किया। लेकिन कभी कभी बहुत अच्छे तरीके से उनको कहा जाता है कि देखें पावर्टी के आपने ये 30% बजट रखा है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, इसको अगर आप प्रोसेस का हिस्सा बना लें तो बहुत अच्छी बात है, और इस प्रोसेस के हक में रखा है तो अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें तो ये इस किस्म की डिबेट बहुत अच्छी होती है। या कहीं पे वो कहें कि जी आपने इस फलाने मद में ये 10 अरब रुपए रखे हुए हैं, अगर 10 अरब रुपए यहाँ से रीअप्रोप्रिएट करा के कहीं और आप बेहतर तरीके से लगाए जा सकते हैं, तो बहुत अच्छी डिबेट जनरेट होती है। सो इट टेक्स जो है वो लॉट्स ऑफ टाइम इन मेकिंग दैट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जिसको हम एनुअल बजट कहते हैं, या उसकी एक एनुअल बजट स्टेटमेंट बनती है। और बड़े आराम से वो फाइनेंस के अंदर बड़े दिन लगते हैं। उसको मैनिपुलेशन कह लें या जगलिंग कह लें या नंबर्स क्रंचिंग कह लें, वट एवर यू कॉल इट, बट उसको काफी काफी दिन लग जाते हैं इस प्रोसेस को। द बजट मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर, जो कि आपका पिछले साल का था, एवरी ईयर with the issuance of acts making budget cell circular by the Ministry of Finance। ठीक है जी। नवंबर टू फरवरी जो है ये मिनिस्ट्रीज एंड डिवीजन जो है वो अपने सबमिट करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रपोजल टू द कंसर्न डिवीजन, एंड देन कंसिडरिंग दैट अप्रूवल ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उधर से आती हैं, बजट जो है वो मई जून में डन हो जाता है। अब यहाँ पे मैं अभी डेवलपमेंट बजट की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो जो मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स हैं वो आप फाइनेंस को अपने अपने डिवीजन्स को अपना अपना बजट भेजते हैं और वो उसको कंसिडर करते हैं। कंसिडर करने के बाद बहस करते हैं आपस में कि क्या पिछले साल इन्होंने इतना मांगा था, इन्फ्लेशन के हिसाब से ठीक मांगा है, ज्यादा मांगा है, कम मांगा है, इनको इतना देना है, फोन करके पूछो, ये करो वो करो, किस चीज में। वो हेडवाइज होता है, ये नहीं होता कि एक चंक आ जाता है। if you can access of pink book on the website of finance, तो आपको पता लगेगा कितनी minute details होती हैं, and they are very meticulous about it. So, after the completion of this financial document, the statement becomes known as
annual budget plan जी बन गया जी साਡਾ. After the approval of the cabinet, the budget presented in the National Assembly and then forwarded it to President for the approval. अब प्रेसिडेंट को 30 डेज के अंदर अप्रूवल चाहिए होती है, देनी होती है, और आफ्टर द अप्रूवल जो है वो लॉ का पार्ट बन जाता है. इट बिकम्स अ लॉ, या इसे कह लें या पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक. आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट जो चीज मंजूर करती है वो एक्ट हो जाता है, उसको आपने पूरा करना होता है. एंड दैट्स व्हाई इसके बाद जब अगला बजट प्रेजेंट होता है तो जो पिछली कारकर्दगी बताई जाती है तो उनको बताना ये चाहिए कि हम कहाँ पे पीछे रह गए हैं और क्यों, और कहाँ पे हमारा पूरा हो गया है और क्यों, ताकि एक सेटिस्फेक्शन हो हाउस को कि जो हमने पिछले साल मंजूर किया था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ और उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए. तो इट्स टोटल टेक्निकली बड़ी साउंड सी एक चीज है जिसको ओवरऑल होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे हमारे बहुत सारी अपनी तारीफें बढ़ा बढ़ा के बताना और जो खामियां हैं उसको छुपा छुपा के बताना, तो उसके ऊपर फिर जो ऑपोजिशन पार्टी है वो डिबेट कर रही होती है कि भाई साहब ये आपने छुपा दिया है और ये आपने ग्लोरीफाई कर दिया और अब हमारी बारी है कि इसको हम चीट फाड़ कैसे करते हैं. पाकिस्तान के लिए आर्टिकल 77 है, टैक्स टू बी लेविड बाय द लॉ ओनली. बहुत मजे की चीज है. नो टैक्स शैल बी लेविड फॉर द इंटरेस्ट पर्पस ऑफ द फेडरेशन एक्सेप्ट बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एन एक्ट मजलिस शुरा. मजलिस शुरा ज़ियाउल हक साहब ने इसका नाम रखा था जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट. तो ये एक्ट 77 है कि टैक्स जो भी लेवी होगा वो लॉ के तौर पे होगा, वो एक्ट के तौर पे होगा. एम ही मुंह चुप के नहीं हम लगा सकते हैं. एनुअल बजट स्टेटमेंट जो है वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट का एक 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 मेन डॉक्यूमेंट होता है एवरी फाइनेंशियल ईयर, दैट मस्ट बी लेड बिफोर द नेशनल असेंबली. जो होती है जो एक्ट का पार्ट बनाना होता है और उसमें रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर की डिटेल्स होती हैं. सो एनुअल बजट स्टेटमेंट इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट जिस पे हम बहुत रिलाय कर रहे होते हैं. आर्टिकल 81 जो है एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड उससे रिलेटेड है. आर्टिकल 82 जो है वो एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन ऑन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, वो जो वहां पे डिस्कस होता है लेकिन वो नेशनल असेंबली के वोट में नहीं आता. इसके अलावा सप्लीमेंट्री ग्रांट भी अप्रूवल होती है, बहुत सारी और ग्रांट्स. सो इन अ वे जो भी आपका एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की टोटल बातचीत है अगले साल की, वो तमाम की तमाम नेशनल असेंबली पार्लियामेंट में जो कि लोअर हाउस है उसमें प्रेजेंट होती है, और प्रेजेंट होने के बाद वहां से डिबेट होती है. डिबेट होने के बाद वहां पे अप्रूवल ली जाती है और अप्रूवल लेने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको साइन करते हैं. तो ये आपका टोटल बजट मेकिंग प्रोसेस इस तरह चल रहा होता है. एनुअल बजट, एनुअल डेवलपमेंट बजट जो कि बहुत हाइप क्रिएट करता है किसी भी बजट में, वो प्रिपेयर किया जाता है विद द कंसल्टेशन ऑफ प्रोविंसेस. खासतौर पे 2010 की अमेंडमेंट जो कि 2013 से इम्प्लीमेंट हुई है, उसके बाद याद रखें 2010 में हो गई थी 18th अमेंडमेंट और 2013 में एक्चुअलाइज कह लें उसे या एक्चुअल इम्प्लीमेंट हुई थी. फोरम्स इस किस्म के हैं जी. कोई कुछ PDWP होता है जिसे हम प्रोविंशियल कहते हैं, DDWP डिपार्टमेंट तक होता है और CDWP सेंटर में होता है. और ये वो फोरम्स हैं जो कि अप्रूवल देते हैं बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस बनाते हैं. कुछ ICT फेडरल GP में भी शामिल होते हैं जो कि फेडरल लेवल पे अप्रूव होते हैं. अगर तो प्रोविंस लेवल पर कोई चीज अप्रूव हो रही हो और उसमें फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट 25% से कम हो तो वो PDWP से अप्रूव हो जाता है. अनलेस वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो वो फिर CDWP में आता है. DDWP की पावर जो है वो भी 2.0 बिलियन तक है और वो डिपार्टमेंट चाहे वो हेल्थ का डिपार्टमेंट है, इंटीरियर का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, OPHRD का डिपार्टमेंट है, प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, वो अप्रूव कर सकता है कोई भी प्रोजेक्ट अप टू 2 बिलियन. अगर उसमें अगर वो 2 बिलियन से तक हो. CDWP में 2 बिलियन से ऊपर 10 बिलियन तक के केसेस आते हैं, और या फिर फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट वाले केसेस जो 25% ज्यादा प्रोविंसेस में हो तो वो PDWP पहले अप्रूव करती है एंड देन CDWP में आते हैं.
CDWP में तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो अप्रूव होते हैं या डिसअप्रूव होते हैं या उनको रिवाइज करने के लिए दिया जाता है, एंड इट इज चेयर बाय द डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन। अगर कोई 10 बिलियन से ऊपर का प्रोजेक्ट हो तो वो फिर जाता है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल व्हिच इज कॉल्ड एक्निक। एक्निक से मंजूरी के बाद वो PSDP का पार्ट बन जाता है। सो जो भी आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम है या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, वो इधर PDWP से अप्रूव हो जाए या DDWP से अप्रूव हो जाए या CDWP से अप्रूव हो जाए या एक्निक से अप्रूव हो जाए, जो उसका रिक्वायर्ड फॉर्म है, तो उसके बाद वो PSDP का पार्ट बनता है। ऊपर के तमाम करंट एक्सपेंडिचर और ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, इनको फिर लंप किया जाता है, देखा जाता है कि जी कितना हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, और अब हम अपनी इनकम की तरफ भी देख लें, या अब हम ये देख लें कि क्या हमें कोई लोन मिल रहा है, या अब हम ये देख लें कि कहाँ से हमें ग्रांट आ रही है, या हम ये देख लें कि हम किस किस में प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जा रहे हैं। तो वो पूरी इनकम कैलकुलेट होती है, जिसमें रेवेन्यूज, टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन दोनों के शामिल होते हैं, और वो बजट टोटली जाता है आपकी कैबिनेट में या NEC में, और NEC में, और वहां से अप्रूवल होती है। तो कैबिनेट भी अप्रूव करती है और NEC भी अप्रूव करती है। NEC पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है। NEC को चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उसमें चारों चीफ मिनिस्टर शामिल होते हैं। So in a way, it's the document which is approved by the highest forum of the Pakistan, and then it is debated in the National Assembly of Pakistan, और वहां से वो अप्रूव बनता है एज अ लॉ, और उस लॉ को फिर इम्प्लीमेंट करना होता है मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स हैं। उन मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट्स को फिर बुला के पूछा भी जाता है कि दसो भाई, हमने जो अप्रूव किया था उसका कहाँ तक पहुंचा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, ये तो हो गया आपका बजट मेकिंग प्रोसेस फॉर्मली, जो आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसमें आई एम रेडी टू आंसर। लेकिन ये है क्या, अब इसको मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बोर नजर आ रहा था यहाँ पे। सो इट्स ए काइंड ऑफ फेस्टिवल पाकिस्तान में। वो बजट आ रहा है जी, बजट आ रहा है। एवरी ईयर अनाउंसमेंट ऑफ बजट क्रिएट्स पैनिक इन एन इकोनॉमी, और वो स्टॉक मार्केट अजीब सा बिहेव करना शुरू कर देती है। अब बजट आ रहा है जी, जरा हफ्ता गुजर लेने दें तो हम स्टॉक मार्केट देखें जी, हम क्या चांद तारे लगाएंगे। वो जब तक बजट अप्रूव नहीं हो जाता उतनी देर तक वही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। स्टॉक मार्केट तो हमारी बड़ी प्यारी सी चीज है ना जी। कैबिनेट के इलेक्शन, वो सॉरी, उसके सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट का बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा जी, अब वो हमारा हुकूमत का बंदा हार गया, तो स्टॉक मार्केट बैठ गई। हुकूमत का बंदा जीत गया, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई। IMF से कर्जा आ गया, स्टॉक मार्केट चली गई जी ऊपर। IMF से कर्जे में पंगा पड़ गया, स्टॉक मार्केट नीचे आया। तो इस किस्म की न्यूज जितनी भी होती हैं, वो स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे कर देती हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट वाले थोड़ा पैनिक क्रिएट कर देते हैं, पैनिक से लुत्फ अंदोज होते हैं बहुत ज्यादा। सो कुछ लोग जो हैं बड़े खुश होते हैं बजट आने से, कुछ के पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, कुछ के नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। अपोजिंग पार्टीज के हमेशा वो कहते हैं जी साड़ी इंटरवेंशन बड़ी ठीक थी, या आपकी इंटरवेंशन नहीं ठीक है। और ये इंटरवेंशन जो है, ये बड़ी प्रायोरिटीज शो कर रही होती हैं हर पॉलिटिकल पार्टी की, जो भी सिटिंग इन द पार्लियामेंट होती है। जो कि मेरा बिलीव होना शुरू हो गया है कि ये पॉलिसीज वगैरह इतनी मैटर नहीं करती फॉर वोटिंग बिहेवियर, लेकिन हमारा मीडियन वोटर थ्योरम का एक वोटिंग थ्योरम है, जो पता नहीं आप लोगों को पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, खैर दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। लेकिन अब मेरा होगा कि चॉइस ऑफ वोट इन पाकिस्तान इज डिपेंडेंट ऑन several other important factors than the priorities of the government। लेकिन क्योंकि मेरा अपना ख्याल था कि अगर ग्रोथ हो रही हो तो उस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता, बट मेरा ख्याल है मैं गलत हूँ इस मामले में। US में भी यही कहते हैं कि ग्रोथ हो रही हो तो कोई भी उस पार्टी को हरा नहीं सकता, लेकिन बहुत सारी और पॉलिसीज होती हैं और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी कंपेन भी बड़ा डिपेंड करती है कैसे आप कर रहे हैं। सो फ्यू डेकेड्स अगो जब सेंट्रलाइजेशन थी और नेशनलाइजेशन थी, दम बहुत सारी पॉलिसीज मैटर करती थी। आई रिमेम्बर इन 2004 मैंने एक बंदे को कहा जी कि आप क्या करना चाह रहे हैं, और मैंने कहा जी मैं प्लांट लगाना चाह रहा हूँ प्रोसेस्ड फ्रोजन मीट का। उनका मीट का बहुत बड़ा स्लॉटर हाउस था। तो मैंने कहा जी आप फिर बताएं ना हमें। तो मैं तो सर्वे करने गया था, एज एन एकेडमिशियन में बात कर रहा था कि बताएं हमें कि क्या हमें करना चाहिए। कहते जी आपको बताने की जरूरत नहीं, मिनिस्टर के PA का मुझे फोन आ गया था, मैंने उनको 11 आइटम्स की लिस्ट दे दी है,
और वो उस चीज के उन 11 आइटम्स पे ड्यूटी उन्होंने फ्री कर देनी है और मेरा प्लांट लग जाना है। सो इसको हम अदरवाइज जार्गन में रेंट सीकिंग कहते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारा अपना व्यू ये भी है कि जब उन 11 चीजों पे काम हो सकती थी तो उसके साथ ही 11-12 चीजों पे और भी काम हो सकती थी। हो सकता है किसी का बंदे का ना पावर चलता हो तो वो भी वहां पे काम कर सकता था। सो उन दिनों में तो बड़ी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस होती थी। अभी भी इस किस्म की जो है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें अपने हाथ में ली होती हैं कि हम इसको चेंज करेंगे तो लोग खुश होंगे, और लोगों की खुशी देख के तो लोग मुस्कुराहटें आती हैं हमारी गवर्नमेंट में भी। देखिए जी हमने कैसे जबरदस्त काम किया, तो अगर उसको ओपन फॉर टू फ्री फॉर ऑल कर दें तो फिर वो ना हलचल नहीं रहती है। सो द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन जो है वो अभी डिक्लाइन कर गई है। प्राइवेटाइजेशन जो स्टार्ट की थी लेट 80s में, वो उसके बाद स्टॉप नहीं हुई, लेकिन वो हिचकोले खाती हुई चल रही है। अ, जो रह गई थी रही सी कसर सी सेंट्रलाइजेशन की, वो 18th अमेंडमेंट ने खत्म कर दी है। फेडरल गवर्नमेंट में अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो टास्क बाय टास्क ले रहे होते हैं, जैसे एनर्जी इश्यूज है, बहुत सारे बड़े बड़े जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो फिर CDWP एक्ट अप्रूवल के लिए आते हैं, और वो चाहिए, अब कुछ कर नहीं सकते। द पावर नीड्स टू बी डिवॉल्व्ड, ये मेरा बहुत पुराना थीसिस है, एट द लोएस्ट लेवल, जिसका सबको सबको बेनिफिट होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। प्रोविंशियल बजट जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट अब हो गए हैं। मैं पहले किसी जमाने में SDGs में होता था तो हम देखते थे कि SDG के 3/4 कह लें 75% 78% ऑफ द टारगेट्स जो है वो प्रोविंशियल लेवल तक डिवॉल्व हो चुके हैं, तो उनकी डोमेन में वो चीजें आती हैं। लास्ट 2 पॉइंट्स में यहाँ पे रखूंगा एंड देन आई विल स्टॉप फॉर अदर कलीग्स, कि NFC ने आफ्टर द 18th अमेंडमेंट 58% शेयर दे दिया है ऑफ द टैक्स रेवेन्यूज। रिमेंबर टैक्स रेवेन्यूज, मैं नॉन टैक्स रेवेन्यूज की बात नहीं अभी कर रहा, जो 3 to 4% तक जा सकते हैं। सो अगर आपकी 12% के करीब टैक्स रेवेन्यूज हैं और 4% नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं, तो आप 12% में से 58% दे देते हैं सूपों को। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम बजट में कुछ वो देने की कोशिश, फिगर्स देखने की कोशिश की थी कि आउट ऑफ 49363 बिलियन 2874 जो है वो प्रोविंसेस को चला गया है। रॉयल्टीज भी जाती हैं उनको। रेस्ट ऑफ द टैक्स रेवेन्यूज जो बच गए थे वो कुछ 2089 बिलियन थे। अब आपको झटका लगेगा बहुत जोर से। डेट सर्विसिंग जो है हमारी वो 2946 है। तो मैंने आपको बताया 2.1 बिलियन के करीब हमारा रेवेन्यूज हमारे पास है फेडरल के पास, और 2.95 बिलियन के करीब हम डेट सर्विसिंग करें, तो डेफिसिट 850 बिलियन का तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमने को 1300 बिलियन के करीब डिफेंस एक्सपेंडिचर की है, तो अब आप ऐड करते जाए 850 इंटू 1300, डेफिसिट पहुंच गया जी हमारा कोई 2100-2200, 2.1-2.2 बिलियन के करीब। आप उसमें सिविल मिलिट्री पेंशन 480 बिलियन डालें, अब आपका जो है वो 26 बिलियन पे पहुंच 2.6 बिलियन पे पहुंच गया, ट्रिलियन सॉरी पहुंच गया। मैं अगर बिलियन कह रहा हूँ तो उसको 2.2 ट्रिलियन और 2.6 ट्रिलियन कर रहे हैं। फेडरल PSDP को शामिल कर लें तो वो कुछ 650 का था, 3.2 के करीब आपका चला गया। बिसाइड्स दीज बिगर हेड्स, बहुत सारे छोटे छोटे हेड्स जो है वो शामिल है बजट डेफिसिट के अंदर। सो ये बड़ा मुश्किल हो गया। अगर 2089 बिलियन हमारे पास थे और हमने तकरीबन 60% दे दिया, एंड 60% ऑफ 12% इज बेसिकली कितना जी, राइट। सो आपके पास 2.8% बच गया, और आपका 2.8% के अंदर 4 बिलियन आपने इंक्रीज किया, तो ये पूरा नहीं हो सकता। हमें हर हालत में लोन लेना पड़ेगा, या एक्सपेंडिचर कम करने पड़ेंगे या लोन लेना पड़ेगा। मैं कतई तौर पे इस हक में नहीं हूँ कि इस फॉर्मूले को कहीं भी डिवॉल्व किया जाए, या सॉरी डिसॉल्व किया जाए, या इसको कट डाउन किया जाए, क्योंकि सूबों का पहला हक बनता है इस डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। 2 PFC बनने चाहिए, DFC डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे बनने चाहिए। ये पैसा यूनियन काउंसिल लेवल तक इस्तेमाल होना चाहिए, अदरवाइज इसका, और उसमें कोई हैंड हैंडलिंग शामिल नहीं होगी कि जी करप्शन हो गई, ये हो गया। ऑनलाइन ट्रांसफर ऑटोमेशन पे लेकर आए सारा का सारा सिस्टम, और वो उनके उनके जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वहां पे आने चाहिए, और एक एक पैसे की अकाउंटेबिलिटी जिस तरह भी करनी है, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो होनी चाहिए। मेरी डिबेट यहाँ पे ये है कि डिवॉल्व कर देना चाहिए बहुत सारी चीजों को,
जब ये पैसा डिवॉल्व हो गया तो हमारी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज भी डिवॉल्व हो जानी चाहिए बजट मेकिंग प्रोसेस के अंदर। हमें पीएससीज को अनाउंस कर देना चाहिए कि जहां जहां जिस जिसकी पीएससीज हैं, जो कि 204 हैं, या एसओईज आप कहते हैं या पीएसईज कहते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या स्टेट ओड एंटरप्राइजेज, इनको डिवॉल्व कर देना चाहिए। जिस सूबे के इख्तियार में जितने हैं उस हिसाब से उनको खर्चा बर्दाश्त करना चाहिए, अनलेस कोई ऐसी एसओईज हैं जो कि हर हालत में सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने पास रखनी चाहिए, तो वो रखनी चाहिए। अदरवाइज तमाम की तमाम चीजें डिवॉल्व कर दें, प्रोविंसेस के पास चले जाएं, प्रोविंसेस अपने रेवेन्यू भी जनरेट करें, प्रोविंसेस अपने खर्चे भी करें, खुद जो है ऑटोनमस रहें, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसी एंटिटी हो, ये नहीं मैं कह रहा कि उनके पास कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक ऐसी एंटिटी हो जो ओवरसी करे बहुत सारी चीज़ों को और अप्रूवल दे बहुत सारी चीज़ों के लिए, और मेजर बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनके वो अगर करना चाहें तो वो कर सकें, और उसका भी लिमिटेड बजट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बजट नहीं होना चाहिए। दैट्स हाउ द न्यू डेवलपमेंट पैराडाइम वर्क्स। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो बजट मेकिंग प्रोसेस का तो नहीं, लेकिन वो डेवलपमेंट प्रोसेस का खासा है, वो है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। हमारा थर्ड पिलर है और फॉर ऑल द एमबीए एंड इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज इन आईआर, जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो आगे प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, चाहे हमारे गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी मार्केट्स, इसको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, ये दो प्लेयर्स उस वक्त तक सही तरीके से कामयाब नहीं हो सकते जब तक कम्युनिटी उनके साथ इन्वॉल्व ना हो। सो ये थर्ड पिलर है और ये तीनों को इकट्ठे मिलकर काम करना होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ओवर टू यू समैया। सो तो नहीं गए? मैंने कहा कहीं सो ना गए। Well, thank you, ladies and gentlemen. Now I would like to invite Mr. Neil Downing, the former He will be discussing about the use of screen business, especially from generation. Hello, hello. Am I जी सर, audible? आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है जी? अच्छा अच्छा जी जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो अली कमाल साहब के जो ख्यालात अभी हमने सुने, मैं समझता हूँ वंडरफुल, और उन्होंने बड़ा अच्छा इसको सारे सब्जेक्ट को एनलाइटन किया हमें, और हमें काफ़ी मालूमात में इजाफा हुआ। और सेकेंडली मैं बैरिया यूनिवर्सिटी को इस इनिशिएटिव पे मुबारकबाद देता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्री बजट सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया और हमें अपने ख्यालात के इज़हार का मौका दिया। और स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ के फोरम पे जब आप बात करते हैं तो वहाँ नेशन के बिल्डर्स होते हैं, उनके साथ बैठ के जब आप बात करते हैं तो यकीनन दिस इज अ यूनिक एक्सपीरियंस। अच्छा, अब हम जब बजट की बात करते हैं तो जब भी बजट आता है तो उसमें एक मुल्क में एक आम फियर फैक्टर होता है, जिसमें लोगों का ख्याल होता है कि अभी इसमें इन्फ्लेशन होगा, नए टैक्सेस आएंगे और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी माइंड्स में जन्म लेना शुरू कर देती है, और ख़ास तौर पे ख्वातीन और बिजनेस हाउसेस जो हैं वो एक पैनिक का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, हमारी कौम में मसला ये है कि हम तकरीबन 4.5 और 4.7 ट्रिलियन का अभी तक टैक्स इकट्ठा कर पाए हैं, और जबकि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो मोर देन 7 ट्रिलियन है। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन हम कोई 2.5 पौने 3 ट्रिलियन पर एनम का खसारा करते हैं बजट में। और दूसरी तरफ हम जो हमारा जो हार्ड अर्न्ड रेवेन्यू है वो हम ज़ाया करते हैं, जिसमें इन शेप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है, लाइन लॉसेस हैं, और इलेक्ट्रिसिटी और गैस के जो उसमें लाइन लॉसेस हैं, और फिर इसके अलावा जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनमें भी हम पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से कोई तकरीबन 1.5 ट्रिलियन हम हर साल पैसा अर्न करने के बाद वो ज़ाया करते हैं। अच्छा, फिर हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो इस खित्ते में, इस रीजन में सबसे कम है,
और गालबन कोई 10% 9-10% या 11% के विसिनिटी में हमारा टैक्स टू जीडीपी रहता है, और हम इसको बड़ी कोशिश के बावजूद भी हम इसको बढ़ा नहीं पाए। हमारा जो टैक्स का जो रेवेन्यू का जो पोटेंशियल है वो तकरीबन 8 ट्रिलियन है, वेयर जैसे मैंने अभी कहा कि 4.7 के करीब हम अभी तक इकट्ठा कर पाए हैं। तो इसमें जो इतना ह्यूज गैप है, तो उसकी वजह से हमें फिर आईएमएफ में भी जाना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक में भी जाना पड़ता है, फ्रेंडली कंट्रीज में भी जाना चाहता है पड़ता है, और इसकी वजह से वी हैव टू कंपेल और compromise on the welfare of our population, foreign policy and the sovereignty. अब जहां तक ताल्लुक है कि फिर इसका हल क्या है, तो अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर अगर हम आते हैं तो ट्रेड, इंडस्ट्री, हाउसिंग, सर्विस सेक्टर, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज, ये एक बड़ा अहम और पिवटल रोल प्ले करते हैं कंट्री की इकोनॉमी में और कंट्री की डेवलपमेंट में, और ये रियली एक ग्रोथ ऑफ इंजन है। इंजन की ग्रोथ में इनका पिवटल रोल है, और सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में इनका बड़ा रोल है। और जितने भी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका, चाइना, रशिया, जापान, जर्मनी, कोरिया, इंडिया, बांग्लादेश, उनमें इन्हीं सारे जो सेक्टर हैं, हमारा ट्रेड और इंडस्ट्री का, और माइक्रो सेक्टर है, और स्मॉल सेक्टर है, मीडियम सेक्टर है, इन्होंने उसमें बड़ा किरदार अदा किया उनकी इकोनॉमीज को बूस्ट करने में। और इसी तरीके से हम फिर ये भी देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी वही जनरेट कर सकता है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें एक ज़ाहिर है कि लिमिटेड है, और उसमें अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, और उसमें करप्शन भी है, और उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर इसको बूस्ट कर सकता है। और हमारी जो बढ़ती हुई आबादी है, जिसमें 60% हमारा यूथ बल है, 51% हमारे पास वुमेन है, फिर हमारे पास अबंडेंट लेबर है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हमने यूटिलाइज करना है तो उसके लिए भी हमें प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना होगा, और उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होगा। और फिर हमारे यहाँ लो कैपिटल कॉस्ट भी है, जो कि हमारा एक प्लस पॉइंट है। तो ये जो चीज़ है, इसमें अगर हम अपना प्राइवेट सेक्टर को अगर हम और बूस्ट करें, उन्हें कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें, तो इस तरीके से हमारे पास इकोनॉमी बड़ी तेजी से तरक्की भी कर सकती है। लेकिन असल मसला यही है कि हम हमारे जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें प्रॉपरली कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। अच्छा, इसी तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान पिछले 70 सालों में अगर आप देखें तो वर्ल्ड बैंक ने जो उसमें बनाया है क्राइटेरिया, 190 इकोनॉमीज में अब हम तकरीबन 108वें दर्जे पे इस वक्त स्टैंड करते हैं। और जो 2020 की रिपोर्ट है, वेयर एज 2019 की रिपोर्ट में हम 28 दर्जे, इससे पीछे यानी 136वें नंबर पे थे, और अब एक साल में हमने 28 दर्जे की हमने प्रोग्रेस की है। लेकिन 190 इकोनॉमीज में हम 108वें नंबर पे हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की कितनी शदीद जरूरत है। पाकिस्तान में बिजनेस एंटिटीज जो हैं वो किसी हद तक ग्रो कर रही हैं, काम कर रही हैं, लेकिन उनके बड़े चैलेंजेस का सामना है। और वो चैलेंजेस जो है, जो वर्ल्ड बैंक ने जो क्राइटेरिया बनाया है उसमें के मुताबिक जो है, उसमें स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस है, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स है, पेइंग टैक्सेस है, गेटिंग क्रेडिट है, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी है, गेटिंग कंस्ट्रक्शन परमिट्स, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। तो ये 10 क्राइटेरिया रखे हैं वर्ल्ड बैंक ने। तो इस पे अगर आप इनमें इम्प्रूवमेंट करते हैं तो फिर वो जो आपकी रैंकिंग है वो इम्प्रूव करेगी। इनमें से कुछ 2-3 को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, जिसमें फॉर एग्जांपल लैक ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरेक्शन है। कहने को तो प्राइवेट सेक्टर का और गवर्नमेंट का इंटरेक्शन होता है, हर साल बजट के मौके पे भी होता है, और ड्यूरिंग द ईयर भी उसमें कई इंटरेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के साथ, जिसमें पाकिस्तान में तकरीबन कोई 60-70 के करीब चैम्बर्स हैं, जिसमें स्मॉल चैम्बर्स भी हैं, लेडीज चैम्बर्स भी हैं, और दूसरे रेगुलर चैम्बर्स भी हैं। तो 70 के करीब चैम्बर्स हैं, तकरीबन कोई 150 के पौने 200 के करीब एसोसिएशंस हैं जो सेक्टर स्पेसिफिक होती हैं। तो ये सारे इदारे जो हैं, ये एफपीसीसीआई के साथ कोलैबोरेटेड होते हैं,
और ये फिर गवर्नमेंट से इनका इंटरैक्शन होता रहता है, लेकिन उसके बावजूद कोई मीनिंगफुल इंटरैक्शन या जिसमें कोई रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरैक्शन हो, और उसकी बड़ी कमी है। और गवर्नमेंट बातें हमारी सुनती भी जरूर है, प्रपोजल्स भी मांगती है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, और जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हम मांगते हैं वो आज तक नहीं मिल पाया। फिर इसमें कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम है। हमारे यहाँ जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ टैक्स का तरीका कार रखा जाता है, जिसमें कोर्सिव मेजर्स होते हैं टैक्स एक्सट्रैक्शन के लिए। उसमें बिजनेस फैसिलिटेशन और केक साइज या इकोनॉमी का साइज बड़ा करके और उसमें से टैक्स लेने का तरीका अडॉप्ट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हम आज तक टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा कम है, और हमारे यहाँ टैक्स बेस अभी तक उस लेवल पे नहीं है कि जहाँ पे हम जो हमारा टैक्स पोटेंशियल है एक्चुअली उसको हम रिट्रीव कर सकें। इसी तरीके से स्मॉल मीडियम और जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, इनका जो बिजनेस का जो तरीकाकार है, जो मार्केट मैकेनिज्म है इनके पूरे पाकिस्तान में, बल्कि मैं समझता हूँ कि इंडिया और बांग्लादेश में भी ऐसे ही तरीकाकार है। तो यानी लार्ज स्केल जो बिजनेस है या जो कॉर्पोरेट बिजनेस है उनमें और ये जो स्मॉल बिजनेसेस हैं इनमें बड़ा डिफरेंस है। जहाँ तक मीडियम सेक्टर का ताल्लुक है, वो किसी हद तक जो एफबीआर के मौजूदा लॉज हैं टैक्स के, उससे किसी हद तक वो चल जाते हैं, गुजारा कर लेते हैं। लेकिन यानी उसके बाद जो जहाँ तक स्मॉल सेक्टर का ताल्लुक है, जो कि एक्चुअली जहाँ से हमें टैक्स बेस अपना ब्रॉड करना है, उनका जो मार्केट मैकेनिज्म है वो खासा डिफरेंट है, जो कि हमारे जो एफबीआर के जो कवानीन है। आल्दो के एफबीआर ने एलटीयूज भी बनाए हैं, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट, इसी तरीके से मीडियम टैक्स पेयर यूनिट्स भी बनाए हैं उन्होंने, और इसी तरीके से फिर स्मॉल के लिए उन्होंने रीजनल टैक्स ऑफिस भी बनाए हैं। लेकिन वो सारे जितने भी उनके ये जो टैक्स ऑफिस हैं, ये वर्क जो करते हैं वो एक ही लॉ के तहत काम करते हैं। वही लॉ जो है वो फिट इन किया जाता है कॉर्पोरेट बिजनेसेस पे भी, मीडियम पे भी और लार्ज पे भी, और वही फिट इन किया जाता है स्मॉल पे भी और माइक्रो पे भी। तो अब स्मॉल और माइक्रो का जहां तक ताल्लुक है, वो बिल्कुल उनकी जो मार्केट मैकेनिज्म है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उनके लेन देन के तरीके डिफरेंट हैं, उनके सेल परचेज के तरीके डिफरेंट हैं, उनके बुक कीपिंग के तरीके डिफरेंट हैं। तो जब तक इस जो सेक्टर है इससे कंपेटिबल हम लॉज ना बनाए और इस सेक्टर की हम कैपेसिटी बिल्डिंग ना करें, और इनको हम जो क्या कहते हैं जो फाइनेंस पे एक्सेस इनको जब तक हम प्रोवाइड ना करें, क्रेडिट पे एक्सेस प्रोवाइड ना करें, तो ये जो है ये लाखों की तादाद में ये जो बिजनेसेस हैं ये अपना रोल इकोनॉमी में अदा नहीं करेंगे, और इसी तरीके से ना इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, ना ये फर्दर अपना बिजनेस एनहेंस कर पाएंगे, और ना ये कोई आपको टैक्स या रेवेन्यू में कोई हिस्सा अदा कर पाएंगे। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो ये यकीनन जनरेट करेंगे, लेकिन यही बिजनेसेस अगर और ज्यादा एक्सपेंड कर लें, बेहतर हो जाए, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए, तो ये फिर एक्सपोर्ट में भी जा सकते हैं, इंपोर्ट में जा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जहाँ पे ये अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं, और उसके नतीजे में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप हो सकती हैं और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिल सकता है। तो उसके लिए इन लोगों को यानी स्मॉल सेक्टर को, माइक्रो सेक्टर को हमें खौफजदा करने की बजाय इन्हें एक सिस्टम में लाना चाहिए, और उसका तरीकाकार ये है कि इसके लिए एक नई रेवेन्यू अथॉरिटी बनाई जाए जो इनके सिस्टम के साथ, इनके कारोबारों के साथ, इनकी मार्केटों के साथ कंपेटिबल हो, कंड्यूसिव हो, और इनको खौफजदा करने की बजाय इनको सिखा के कैपेसिटी बिल्डिंग करके और इनके कारोबार को इम्प्रूव करके इनको फाइनेंसिंग भी दी जाए। जैसे समीडा है फॉर एग्जांपल, समीडा और एक इनका एसएमई बैंक है, इसको मर्ज किया जाए इस नई अथॉरिटी में, तो ये नई अथॉरिटी बिजनेस प्रमोशन का काम भी करे और इनके लिए ट्रेनिंग का काम भी करे, इनके लिए जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस चाहिए होती है, ब्रांडिंग्स चाहिए होती हैं, स्टैंडर्डाइजेशंस चाहिए होती हैं, वो भी अरेंज करे, और मैंने जैसे कहा फाइनेंस भी इनको अरेंज करके दे, और इस तरीके से इनको प्रमोट करे। जब इनका बिजनेस प्रमोट होगा तो ऑटोमेटिकली ये किसी सिस्टम में भी आएंगे, और सिस्टम भी ऐसा बनाया जाए जो बड़ा सहल और सादा हो, और फिर उनमें जो आजकल जो सजाओं का या हैरासमेंट या ऑडिट नोटिसेज और जिस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है उसमें बड़े यूनिट्स तो गुजारा कर लेते हैं किसी ना किसी तरह,
क्योंकि उनके पास अकाउंटेंट्स भी होते हैं, CFOs भी होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं, लॉयर्स भी होते हैं, तो वो तो जो ड्रैकोनियन सिस्टम है FBR का उसका मुकाबला कर पाते हैं। लेकिन आम जो बिजनेसमैन है, छोटा बिजनेसमैन है, वो इसका मुकाबला नहीं कर पाता। तो इसलिए इसकी ज़रूरत है कि इन चीज़ों को हम मार्केट कंपैटिबल करें, ताकि ये लोग भी अपना रेवेन्यू में हिस्सा अदा करें। तो सिर्फ यही एक सूरत होगी कि जिससे हमारा टैक्स टू GDP बढ़ेगा, और हम जो समझते हैं कि हमें तकरीबन 8,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करना चाहिए, या हमारा जो पोटेंशियल है इकोनॉमी का, तो वो हम इकट्ठा कर पाएंगे। अदरवाइज हम जो मौजूदा टैक्स पेयर हैं, इन्हीं के ऊपर लोड डालते चले जाएंगे, तो फिर वो इकोनॉमी में फर्दर एक्सपेंशन नहीं हो पाएगी, बल्कि जो मौजूदा टैक्स पेयर है वो भी अप टू सम हाउ रिलक्टेंट होते हैं इस सिस्टम में आने से। इसी तरीके से फिर लिमिटेड या नो एक्सेस टू फाइनेंस है, तो ये जो स्मॉल मीडियम और जो माइक्रो बिजनेसेस हैं, इनको फाइनेंस की एक्सेस जो है वो भी बड़ी लिमिटेड है। अभी अगर जो प्राइवेट लोन्स हैं उसका सिर्फ 7% इस सेगमेंट को जाता है, तो इसमें भी इनका शेयर बढ़ाने की जरूरत है, और उसके लिए कोलेट्रल की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको रिलैक्स करना चाहिए, और गवर्नमेंट ने एक सिस्टम और मैकेनिज्म बनाया भी है कि SME सेक्टर के लिए जो कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट्स हैं उसका 40% गवर्नमेंट उसमें अंडरटेक करती है। तो इसको शायद मजीद बढ़ाने की भी जरूरत है, और इसको फर्दर थोड़ा सा लिबरलाइज करने की भी जरूरत है। तो इस तरीके से ये तबके जो है, ये अभी देखें, ये अगर जो गवर्नमेंट ने अब कोलेट्रल फैसिलिटीज 40% तक रखी हैं तो ये अगर कोई फाइनेंस की एक्सेस इनकी होती भी है, तो इनके पास अगर कैपेसिटी बिल्डिंग का कोई सिस्टम नहीं है, इनके पास स्टैंडर्डाइजेशन का कोई सिस्टम नहीं है, इनके पास सर्टिफिकेशंस के मसाइल हैं, तो इसके साथ साथ यानी फाइनेंस के साथ साथ इनको ये बाकी चीजें भी प्रोवाइड की जाएं, तो उसके नतीजे में फिर ये जो फाइनेंस इनको मिलेगा तो उसका बेहतर नतीजा निकलेगा। इसी तरीके से फिर एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं, तो एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स है। इसके लिए गवर्नमेंट ने TDAP बनाई थी, उससे पहले EPB होती थी, फिर TDAP बनाई गई, और इनका बुनियादी मकसद यही था कि मीडियम जो बिजनेसमैन है उसको प्रमोट किया जाए, ताकि वो एक्सपोर्ट में आए और वो एक्सपोर्ट करके और अर्निंग्स डेवलप कर सके। लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हैं, और पिछले 8-10 साल से हमारी एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नहीं हो सका, और वो तकरीबन 21-22 अरब डॉलर की विसिनिटी में चलती हैं। इस साल शायद 24 अरब डॉलर या शायद 25 भी टच कर जाए। तो जरूरत इस चीज की है कि हमारे पास जो एक्सपोर्ट के जो सेक्टर्स हैं, खास तौर पे यानी सेक्टर स्पेसिफिक हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन कंपनीज बनानी चाहिए, रादर के एक TDAP हम बनाएं। तो हमारे यहाँ तकरीबन 10 ऐसे सेक्टर हैं जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या जिनकी एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें टेक्सटाइल है, फिर गारमेंट्स है, टॉवल है, लेदर गारमेंट्स हैं, सर्जिकल गुड्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, कारपेट्स हैं, शूज हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है और राइस है। तो ये 10 सेक्टर के लिए अलग अलग अगर हम एक एक्सपोर्ट कंपनी बनाएं, और उस हर कंपनी का एक CEO हो जो कि इंटरनेशनल मार्केट से जिसका कनेक्शन हो, जो उसी मार्केट का आदमी हो, यानी उसी सेक्टर की मार्केट का आदमी हो, और उसके उन मार्केट्स में लिंक्स हों। तो ये जो कंपनीज हों, इनका काम होना चाहिए कि अपनी अपनी कमोडिटी की एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, और उस कमोडिटी के लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं, सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं, ट्रेडमार्क्स चाहिए होते हैं, और इस तरह की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तमाम स्पेशलाइज्ड और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ये कंपनीज अपने अपने शोबे के लिए उनको ऑर्गेनाइज करें और उनको अरेंज करें, और उस शोबे की जो कंपनीज हैं, वो चाहे लार्ज कंपनीज हों, चाहे मीडियम हों, चाहे स्मॉल हों, उनको प्रमोट करें और उनको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस दिलाएं। तो इस तरीके से जो ट्रेंड और क्वालिफाइड लोग होंगे अपनी अपनी फील्ड के, यानी अपनी अपनी कमोडिटी के, तो वो जब उसमें काम करेंगे तो उसके नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकेगी। इसी तरीके से हमें एक्सपोर्टर की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी कॉम्पिटिटिव करना होगा, कि ताकि जो दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर कंट्रीज हैं उनके साथ हमारी जो कॉस्ट है वो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, ताकि हम उसका इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला कर सकें। तो इसी तरीके से फिर जो हमारी ये जो कंपनी जो मैंने प्रपोज की है,
ये पॉपुलर ब्रांड्स एक्वायर करें, ये प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए काम करें, प्रमोशन के लिए काम करें, इसकी जो प्राइसिंग क्या होनी चाहिए उस पे काम करें, पैकेजिंग पे काम करें, लेबलिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस है, रिसर्च है, सर्टिफिकेशंस है, कैपेसिटी बिल्डिंग है एक्सपोर्टर के लिए, एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये सारी ये कंपनी जो है ये उसको मीट आउट करे। और इन कंपनीज के जो एक्सपेंडिचर है, अभी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे ईडीएफ के नाम से एक फंड लिया जाता है, तो वही फंड जो है इन कंपनीज को दिया जाए ताकि अपने अपने सेक्टर में ये काम करें और उसके लिए बिजनेस एक्वायर करें इंटरनेशनल मार्केट से। एक नया अरीना जो है आईटी का, आजकल पूरी दुनिया में स्टार्टअप्स का आया हुआ है, और इससे हमें फायदा उठाना चाहिए, जिसमें हमारे ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं। इसमें हमें ऑलरेडी हमारे लोग बड़ा अच्छा इसमें काम कर रहे हैं, मगर इसको मजीद बूस्ट करने की जरूरत है। इसी तरीके से स्टार्टअप बिजनेसेस हैं, इसमें हमें अपने लोगों को ट्रेन करना चाहिए, स्टूडेंट्स को खास तौर पे, कि ये स्मार्टफोन एप्स डेवलप करें और उसको प्ले स्टोर पे डालें, और उसके नतीजे में इनको एक एक दो दो डॉलर की भी अगर एक ऐप बिकेगी और दिन में 200-300 ऐप्स, 200-300 कॉपीज आपकी एक ऐप की बिक जाएंगी, तो 200-300 डॉलर जो है डेली एक एक बच्चा जो है वो कमाने के काबिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें अपने यूथ को इस तरफ भी डाइवर्ट करना चाहिए, और इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए जिसमें इस तरह की एप्स डेवलप करने के ऊपर लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। और तो इसके नतीजे में हमारे मुल्क में यकीनन एक खुशहाली का पहलू आएगा। ये सारी चीजें हैं, इसके साथ साथ हमें एक ओवरऑल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना होगा। तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा है दूसरे ममालिक के मुकाबले में, फिर उसमें उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, फिर उसमें बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं, तो अभी थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट ने अचानक सुई गैस कंपनीज दोनों ने, यानी सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न, दोनों कंपनीज ने अचानक इंडस्ट्री को नोटिस भेज दिए कि जी आपकी गैस फलां तारीख से बंद कर दी जाएगी। अब वो जाहिर है कि वो फलां तारीख से उनकी मतलब विद इन दी 7 डेज नोटिस उनको कहा गया कि जी वी आर गोइंग टू डिस्कनेक्ट योर गैस सप्लाई। तो अब अचानक किसी बिजनेसमैन को, इंडस्ट्री को, अगर आप ये कह देंगे जी आपकी गैस जो है अगले 7 दिन बाद बंद कर दी जाएगी, तो वो क्या अल्टरनेट अरेंजमेंट करेगा, किस तरीके से अपने मसाइल को हल करेगा। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं, इन चीजों को हमें देखना चाहिए, और ये जो बिजनेसमैन को इस तरह से हरास करना या उनको मुस्तकिल परेशान रखना, तो ये अगर इस तरह के मामलात होंगे तो कभी भी हम अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा पाएंगे, और हमारे मुल्क में जो इकोनॉमी के मसाइल हैं, देखिए मैंने करप्शन को टच नहीं किया और दूसरी चीजों को मैंने टच नहीं किया, क्योंकि कमाल साहब ने भी उस पर खासी अच्छी बात की। तो मैंने जो बात की वो बिजनेस प्रमोशन पे बात की, और कुछ जो हमारे बिजनेस में लॉसेस हैं उनके ऊपर मैंने बात की कि तकरीबन 1000-1200 अरब रुपए साल के हम बल्कि 1500 अरब रुपए हम साल के जाया करते हैं कमाने के बाद। तो मैंने इन चीजों को टच किया है कि इन चीजों को अगर देखा जाए, जितना हम करप्शन की बातें कर रहे हैं ना, आप देखते हैं सुबह दोपहर शाम हम एक टीवी के ऊपर हम पेंट कर रहे होते हैं कि वी आर ए करप्ट नेशन। हम दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हमारा फेस जो है वी आर ए करप्ट नेशन, हमारा प्राइम मिनिस्टर करप्ट था, हमारा प्रेसिडेंट करप्ट था, हमारा फलां ये था, फलां वो था, मौजूदा वजीर आजम करप्ट है। तो ये जाहिर है हम दूसरों को करप्ट कहेंगे, दूसरे हमें करप्ट कहेंगे। तो ये एक हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जिससे हम अपना पूरा फेस जो है उसको हम इरोड कर रहे हैं, और दुनिया के सामने एक अगली फेस हम पुट अप कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म पे आना चाहिए, और ऑनलाइन आना चाहिए, और जब इन चीज़ों को हम सही करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये करप्शन का एलिमेंट जो है ये कम हो जाएगा, और कम होते होते एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन असल चीज़ जो है वो हमें बिजनेस प्रमोशन पे जाना चाहिए, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी चाहिए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमें बताना चाहिए कि हम किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट को सुबह दोपहर शाम मीडिया के ज़रिए उसको यही दिखाते हैं कि जी हम लुट गए, हम मारे गए, हम चोर हैं, या हमारे दूसरे चोर हैं, या हमारा पड़ोसी चोर है। तो वो बजाय इसके कि वो कोई कंस्ट्रक्टिव पहलू पे जाए, कोई दूसरी चीज़ें सोचे, कोई डेवलपमेंट की चीज़ें सोचे, कुछ अर्निंग के बारे में सोचे, कुछ इकोनॉमी के बारे में सोचे, वो हर वक़्त डिप्रेस्ड रहता है। तो हमें अपनी कौम को एक डिप्रेस्ड कौम बनाने की बजाय एक फॉरवर्ड लुकिंग कौम के तौर पे इसका हमें इमेज बिल्डिंग भी करनी चाहिए, और इसको इमर्ज भी करना चाहिए।
तो मैं समझता हूँ कि ये दिस वाज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी द बैरिया यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड अस, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बैरिया यूनिवर्सिटी मजीद भी हमें देता रहेगा। और सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। हेलो, थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। जी सर, थैंक यू। थैंक यू, सुमैया, ओवर टू यू। सुमैया की उसमें कुछ नजर आ रहा है आपको, मदिया प्लीज आप इसको देखिए। आई थिंक सुमैया की तरफ डिस्टॉर्शन है थोड़ी सी, तो नाउ आई लाइक टू इनवाइट अतीकुर रहमान साहब को। अतीकुर रहमान साहब, प्लीज प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। थैंक यू सर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you very much, Bahria University, for inviting me. And this was very enlightening discussion by Ali Kamal and Mia Zahid Hussain Saab. I learned a lot of things from the two people. Very interesting presentations indeed. Let me start now my presentation. I would like to share my screen with you, please. Is it visible to you? Yes, sir. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Once someone asked John Maynard Keynes, what is the procedure, what is needed to come out of the economic recession? The Keynes replied, pay the people to dig the hole in the ground and then pay to fill this hole up. Now try to understand the scenario. First, we are talking about recession. This means the revenue have gone down. The government is not earning sufficient money because of the recession. Then what is the remedy? The Keynes is prescribing that pay the people to dig the hole. लोगों को पैसे दो कि वो गड्ढे खोदें और फिर उनको दोबारा पैसे दो कि वो भर दें उसको। फायदा क्या हुआ इसका? मतलब ये कि वो हमें बतला रहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी कंज्यूम करें जिनकी बज़ाहिर कोई इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं है, जिसको प्रोजेक्ट को ख़त्म हो जाना है अल्टीमेटली, उस प्रोजेक्ट में भी आप कंज्यूम करें। दैट इज़ ए वे टू कम आउट ऑफ द क्राइसिस। अब ये कैसे हो सकता है कि भाई ऐसा प्रोजेक्ट, जैसे हम यूँ समझ लें कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लाहौर ऑरेंज ट्रेन, ठीक है, हमें ये पता है कि इससे इतने पैसे रिकवर नहीं होने जितनी इसकी कास्ट है, 160 बिलियन कास्ट है, इतने पैसे इससे रिकवर नहीं होने, फिर भी अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ कीन वी शुड ऑप्ट इट। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा इसका ये है कि जब हम किसी को पैसे पे करेंगे ना, तो उसकी इकानमी कम से कम बेहतर हो गई। फिर वो क्या करेगा पैसे को? वो आगे मजीद कंज्यूम करेगा। वो किसी शॉपकीपर से सामान लेगा अपने घर के लिए, तो उसकी इकानमी बेहतर होगी। वो जो शॉपकीपर है वो किसी सप्लायर से सामान खरीदेगा, तो उसकी इकानमी बेहतर होगी, राइट।
और वो जो सप्लायर है वो अपने मुलाजमीन को पैसे पे करेगा, तो उनकी इकानमी भी बेहतर होगी। ओके, गवर्नमेंट को तो कोई खास फायदा नहीं हुआ, उसने एक प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिया जिसको अल्टीमेटली क्लोज होना था, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो एक फैसिलिटी क्रिएट कर गया। तो दिस इज द वे टू कम आउट ऑफ द क्राइसिस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग जानते हैं इन्फ्लेशन पिछले 2-3 सालों में काफी ज्यादा हुआ, सही, और उसके मुकाबले में हमारी नॉमिनल इनकम्स उस हिसाब से नहीं बढ़ी। मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं या किसी और की बात करूं, सभी के साथ एक जैसा ही मामला है ना। मतलब ये कि अगर मैं 4 केक खरीदने की पोजीशन में था, तो नाउ आई एम एबल टू परचेज ओनली 2 केक्स। ठीक है, जब मैं 2 केक खरीदूंगा तो इसका मतलब है वो जो दुकानदार था मुझे सप्लाई करने वाला था उसको लॉस हुआ, फिर उसके सप्लायर को लॉस हुआ, फिर उसके मुलाजमीन को लॉस हुआ, और मुलाजमीन की वजह से जीडीपी को लॉस हुआ, और ये सारा बिजनेस शटअप होने की वजह से गवर्नमेंट को लॉस हुआ। तो ये एक लॉस का पूरा चेन चल पड़ा। ओके, आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी होगी, अक्सर सोशल मीडिया पे कहीं सर्कुलेट करती रहती है कि एक बंदा आया होटल पे और उसने कहा कि मुझे एक रूम चाहिए, तो वो 1000 रुपीज उसने वो काउंटर पे दे दिए, भाई मैं कमरा लेता हूँ तो वो उसके पैसे आप एडवांस रख ले। तो उसके साथ एक मुलाजिम चला गया ऊपर कमरा देखने के लिए। इन द मीनवाइल वो होटल वाले बंदे ने वो पैसे एक सप्लायर को, एक रिटेलर को पे कर दिए जिससे वो सामान खरीदता था। वो कोई डेट था उसका पे कर दिया। वो जो रिटेलर था उसने किसी डॉक्टर के पैसे देने थे उसको पे कर दिए, और डॉक्टर जो है उसका कोई गेस्ट उसी होटल में स्टे करके जा चुका था, उसने होटल का बिल पे करना था, वापस उसने पैसे वहां पे कर दिए। तो वो 1000 का नोट जो है 3-4 जगह से सर्कुलेट होते हुए वापस उसी होटल के काउंटर पे आ गया। सही, और इतनी देर में वो बंदा वापस आया, उसने कहा मुझे पैसे यानी नहीं देने, मैंने, मुझे कोई भी रूम आपका पसंद नहीं आया। तो असल ट्रांजैक्शन रिवर्स होगी, उसने पैसे अपने वापस ले लिए। बट इन द मीनवाइल जो 3-4 जगह पे ये पैसे सर्कुलेट हुए तो डेट क्लियर हो गया। होटल वाले ने रिटेलर का डेट क्लियर कर दिया, रिटेलर ने डॉक्टर का डेट क्लियर कर दिया, डॉक्टर ने वापस उस होटल का डेट क्लियर कर दिया। तो जब पैसा आपका सर्कुलेट होता रहा तो उसमें आपके कई राउंड्स में वो इकोनॉमी को बेहतर बनाता गया। लेकिन अगर यही पैसा स्टक हो जाए, अगर वो बंदा ये कहता कि भाई मैंने होटल में शुरू से ही वो कहता भाई ये होटल जो है हमें पसंद नहीं है, तो फिर ये शायद इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हो पाती है। एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल है लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन बड़ी रियल है। अच्छा, ये देखो, ये जब कोविड का क्राइसिस आया तो सारी दुनिया की इकानमी बैठ गई, ऐसा ही है ना, हर जगह पे लॉस हुआ। और उस लॉस से निपटने के लिए लोगों ने क्या किया, एक्सेसिव स्पेंडिंग, इतनी स्पेंडिंग जिसकी हमें कोई मंतक समझ नहीं आ सकती है। ये जो आपके सामने सर्कल दिए हुए, पहला है जर्मनी। जर्मनी ने अपने जीडीपी का 33% स्पेंड किया। देन जापान, उन्होंने 21% स्पेंड किया। अब नॉर्मली बजट जो है वो एडवांस्ड कंट्रीज में 30% के लगभग तक चला जाता है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये 10-12% रहता है जीडीपी का। तो अब मसलन जहाँ पे जीडीपी का 30% होता है बजट, तो इसका मतलब है पूरे बजट से बड़ा पैकेज उन्होंने दे दिया। जितना उनका बजट था उससे बड़ा पैकेज उन्होंने सिर्फ कोविड रिलीफ में दे दिया। और ये किस लिए दिया, उन्होंने
लोगों को स्पेंड करने के लिए दिया, इसलिए कि ये जो स्पेंडिंग है ना, ये फिर उसी तरह से आपका इकोनॉमी को बूस्ट करती है, स्टिमुलेट करती है, जिस तरह से हमने वो शुरू वाली कीन्स वाली एग्जांपल में पढ़ा था, देखा था। ओके, अच्छा देखो, सपोज वी वांट टू, we are having the option to correct one of the budget allocation. बजट एलोकेशन में से हमें एक चीज ठीक करनी है, तो अब हम किसको करेंगे? फॉर एग्जांपल, किसी का जो है वो फोकस हायर एजुकेशन पे है, वो कहता है कि मैंने हायर एजुकेशन को फैसिलिटेट करना है। हायर एजुकेशन का बजट कितना है? 29 बिलियन। आप इस बजट को डबल कर दें, मतलब ये कि अभी तक लोग से हायर एजुकेशन के बजट से सिर्फ सैलरीज ले रहे हैं, अब हर एक को प्रोजेक्ट भी मिलना शुरू हो जाए, तो उसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे? 29 बिलियन, राइट? हेल्थ के लिए बजट अभी कितना रखा हुआ है फेडरल गवर्नमेंट ने? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट ने हेल्थ का जो बजट रखा है कितना? 25 बिलियन। तो अगर आपका फोकस हेल्थ पे है, आप ये चाहते हैं कि सारे फेडरल हॉस्पिटल्स जो है वो डबल कंज्यूम करने की पोजीशन में आ जाएं, तो कितने पैसे चाहिए होंगे? 25 बिलियन। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे नेशन वाइड पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, और आप लोगों को पता है कितने लाखों लोग इससे बेनिफिट उठा रहे हैं। इसके लिए कितने पैसे चाहिए आपको? इन सपोज आप इसकी कवरेज डबल करना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि भाई जो जितना इन लोगों को पैकेज मिल रहा है उस पैकेज को हम डबल कर दें, उसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए होगा? 200 बिलियन एंड सो ऑन। और ये सपोज आप सारी एलोकेशंस को डबल कर दें, तो इस सारे पैकेज के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे? 665 बिलियन, राइट? अब मैं आपको, अच्छा, इसके लिए एक ऑप्शन तो ये है कि गवर्नमेंट सीनियराइज क्रिएट करे, पैसे प्रिंट करे। ये बहुत सारे मुल्कों ने किया है, आई विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, बट सपोज वो नहीं करते हम, क्योंकि सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं भाई जब आप लोग पैसा क्रिएट करते हो, उसको इकोनॉमी में पंप करते हो, तो उससे इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डाउन हो जाएगी, फायदा कोई नहीं होगा, ठीक? तो सपोज हम ये इस ऑप्शन को कंसीडर ही नहीं करते, ये बेसिकली रियलिटी नहीं है। ये भी पैसा होता है, इन्फ्लेशन जनरेट होता है जब आप लोग एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग करते हो, लेकिन इतना नहीं होता जितना हम लोग समझते हैं। मैं उसकी आपको बाद में एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन सपोज हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, एक और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। वो ऑप्शन क्या है? पॉलिसी रेट को आप 2% कम कर ले, यू कैन सेव द सेम अमाउंट ऑफ मनी। ये अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले स्पीच में कहा कि उन्होंने 35,000 बिलियन रुपीस वापस किए हैं। ये नंबर सही नहीं है। बेसिकली अगर आप लोग बजट उठा के देखें तो अली कमाल साहब यहाँ पे बैठे हैं, वो जानते हैं बजट में डोमेस्टिक डेट की रीपेमेंट का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। डोमेस्टिक डेट जो है उसकी रीपेमेंट के लिए बजट में 1 रुपया भी नहीं रखा गया। ये जितने पैसे रखे गए हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं, ये किसके लिए होते हैं? ये सिर्फ मार्कअप पेमेंट है। ये आपको यूं बतलाऊं कि ये रोटेशनल पैसे होते हैं। रोटेशनल ये होते हैं एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए। वैसे हमने 1,000 रुपया लिया है, उसकी ड्यूरेशन, उस बॉन्ड की ड्यूरेशन है 3 महीने। ओके, 3 महीने बाद हमने वो पूरे पैसे वापस करने हैं, राइट? उसके लिए हम क्या करेंगे? किसी दूसरे से डेट ले लेंगे, उस पहले को रीपे कर देंगे, और अब वो डेट आपके पास सेम रहा, वो 1000 था तो 1000 ही रहा, उसमें एडिशन किस चीज का होगा? सिर्फ मार्कअप का। तो बजट में जो एलोकेशन है वो मार्कअप पेमेंट के लिए है। बजट में कोई एलोकेशन नहीं है
डेट रीपेमेंट के लिए, असल जो अमाउंट है उसको रीपे करने के लिए सिरे से अमाउंट है ही नहीं। अब ये क्लेम करना कि हमने इतने 1000 बिलियन पे कर दिए डेट के फॉर्म में, तो वो बहुत ही गलत है। लेकिन व्हाट आई वांट टू से यू, अभी बजट को अगर आप उठा के देखें तो उसमें सबसे बड़ी एलोकेशन है मार्कअप पेमेंट ऑन डोमेस्टिक डेट, और इसमें कितनी अमाउंट रखी गई है? द गवर्नमेंट हैज रिजर्व्ड 2631 बिलियन। ये टोटल बजट का 42% है। टोटल बजट से क्या मुराद है? आपके पास सब्सिडीज हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, सिविल गवर्नमेंट है, डिफेंस है और बाकी सारी चीजें, ये सब मिला के इसके ऊपर आपका कंज्यूम होता है 58%, और 42% सिर्फ मार्कअप पेमेंट पे कंज्यूम हो जाता है। अच्छा, ये जब पिछली गवर्नमेंट थी ना, तो उस वक्त ये मार्कअप पेमेंट इतनी ज्यादा नहीं थी। एट दैट टाइम द मार्कअप पेमेंट वाज मेकिंग 29% ऑफ द बजट, ठीक है। एंड with one move of the pen of the State Bank of Pakistan, this allocation increased from 29% to 42%, ठीक है। दिस इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, क्योंकि आपका जो सिविल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है टोटल बजट का वो सिर्फ 7% है। यानी अगर आपका 13% इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है सिविल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का दुगना, इतनी अमाउंट आपने सरप्लस रख दी इस हेडिंग में। अब ये किस मकसद के लिए रखी? अगर आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट उठा के देखो पिछले 2 सालों के दरमियान जो स्टेट बैंक ने रिलीज किए, दी वन मोस्ट साइटेड रीजन फॉर द इंक्रीज इन पॉलिसी रेट इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। जब पिछली गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत थी, उस वक्त पॉलिसी रेट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो समझ लें इसको, ठीक है। वो उस वक्त पॉलिसी रेट था 5.75। ये नई गवर्नमेंट ने आते ही उसको इंक्रीज करते करते कहाँ पहुंचा दिया? 13.25। अब वो सूद है जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है अपने कर्जों के ऊपर, जो गवर्नमेंट ने खुद से कर्जे ले रखे हैं ना, उनके ऊपर पेमेंट करनी पड़ती है, सही। अब ये क्या चक्कर हो गया? मसलन मैंने जब लोन लिया हो, सपोज मैं बैंक से कोई कार लेने के लिए लोन ले रहा हूं, तो मेरे पास ऑप्शन है मैं 6% चूज करूं या 12% चूज करूं। तो मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूं कि 12% चूज करूंगा, सही। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसे किया है, द गवर्नमेंट हैड द ऑप्शन टू मेंटेन द पॉलिसी रेट एट 5.75% या 6%, उस पर मेंटेन रख सकती थी, बट गवर्नमेंट ने क्या किया? उसको डबल से भी ज्यादा कर दिया। उसकी वजह क्या है? क्यों ज्यादा किया उन्होंने? उसकी वजह यह है कि हमारे इकोनॉमिस्ट ये समझते हैं, इफ यू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट द इन्फ्लेशन विल गो डाउन। अगर आप लोग सूद को बढ़ाओगे तो उससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अब बढ़ा के देख लिया ना, पिछले 2 सालों में जो पॉलिसी रेट है वो जो नून लीग की गवर्नमेंट का जमाना था उससे ज्यादा था ना, आज भी ज्यादा है। एट दैट टाइम इट वाज 6% एंड नाउ इट इज 7.7%, तो आज भी ज्यादा है। क्या हुआ? महंगाई कम हो गई? इन्फ्लेशन कम हो गया? नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब है दिस इज अ फेल्ड रूल, तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब कोई चीज आपके पास, यानी आप किसी मकसद के लिए पैसे खर्च करते हो, बहुत बड़ी अमाउंट खर्च करते हो, और वो मकसद आपका अचीव नहीं होता, तो क्या करना चाहिए आपको? वो मजीद स्पेंडिंग खत्म कर देनी चाहिए, मजीद उस मद में कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बट स्टिल वी आर कंज्यूमिंग, स्टिल वी हैव मेंटेन्ड सच ए हाई पॉलिसी रेट। तो एज आई हैव सेड यू,
we are at present owing 25,000 billion debt. पाकिस्तान पे इस वक्त जो डोमेस्टिक डेट है ना, इसमें फॉरेन डेट इंक्लूडेड नहीं है. आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द डोमेस्टिक डेट. तो डोमेस्टिक डेट कितना है? 25,000 बिलियन. 25,000 बिलियन का 1% कितना बनेगा जी? 25, इसका 1% 250 बिलियन. ठीक है. तो अगर आप लोग पॉलिसी रेट में 1% की रिडक्शन करते हो तो कितने पैसे बच जाएंगे? 250. अगर 2% रिडक्शन करते हो तो फिर कितने बच जाएंगे? डबल ऑफ दिस 500 बिलियन. और अगर 2.5 कर लें तो यू कैन सेव 600 बिलियन. अब मैंने आपको बताया था कि वो जो हमारी विश लिस्ट है, हम ये चाहते हैं कि भाई ये डिजर्विंग सेक्टर्स हैं, इनमें पैसे इतने इतने लगाने चाहिए. वो सारे मिला के 600 बिलियन बनते हैं. ये 600 तो यहाँ पे 2% पॉलिसी रेट कम करके हो सकता है मैनेज. तो फिर मसला क्या है? अब बात यह है कि जो इतना हाई पॉलिसी रेट रखा, इसका मकसद ये था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करें. सही, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. लेकिन अभी तक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो बेवकूफ़ी है, वो हमें यही समझा रही है, मींस एज ए नेशन, वो यही अभी तक हम लेके बैठे हुए हैं कि भाई अगर हमने इसको 7% से कम कर दिया तो पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाएगी. ठीक. हालांकि ये सबको पता है. अगर आप लोग लास्ट जो फर्स्ट क्वार्टरली रिपोर्ट है स्टेट बैंक की वेबसाइट पे, वो उठा के देखें, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है जो अभी डेफिसिट की वाहिद वजह इस फाइनेंशियल ईयर में, इस फिस्कल ईयर में, is only the markup payments. And the markup payments are just in the control of State Bank of Pakistan. And the State Bank of Pakistan can do it, can play with it in a manner that the bank wants. ठीक. फिर क्या लॉजिक क्या है इसको इतना हाई रखने की, और क्या उसको कैसे करें? अच्छा, a couple of days ago I was in a seminar and it was arranged by the Applied Economics Research Center, University of Karachi. उन्होंने अरेंज किया हुआ था और वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के हेड साहब मौजूद थे, डॉक्टर महमूद हसन, and there are some other speakers as well. तो as I have said you, this is very huge project. जब मसलन मैं आपको यूं बताऊं कि जिस वक्त नून लीग ने गवर्नमेंट छोड़ी ना, उस वक्त हमारे ऊपर 16,000 बिलियन से कुछ अबव डेट था. 16,000 बिलियन. ठीक है. और जब पीपीपी ने अपना पहला बजट बनाया, सॉरी पीपीपी ने, पीटीआई ने अपना पहला बजट बनाया, तो उस वक्त जो सॉरी उस वक्त जो डेट है वो 18,000 समथिंग हो चुका था. 14% इसमें राइज हुआ. ठीक है. मार्कअप पेमेंट अगर आप ये दो बजट उठा के देखें, पहले साल थी 1391, सेकंड ईयर में जब पीटीआई ने बजट बनाया तो दिस हैज गॉन अप टू 2531 बिलियन. तो देयर वाज अ राइज ऑफ 82%. अब ये स्ट्रेंज है ना, बजट जो आपका डेट है, डेट सिर्फ 14% इंक्रीज होता है, लेकिन उसके ऊपर जो मार्कअप पेमेंट्स हैं वो कितनी इंक्रीज हो रही है? 82%. इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई? ठीक है. दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन पॉलिसी रेट ड्यूरिंग दीज 2 years. तो वो पॉलिसी रेट उन्होंने इतना चेंज कर दिया, उसकी वजह से इतनी एलोकेशन बढ़ गई. तो इफ यू कैलकुलेट द कास्ट, दिस इज 1 ट्रिलियन. ठीक है. अब आप लोग जो पब्लिक सेक्टर में आप में से काम करते होंगे, ये करने का तजर्बा होगा, आपको पता है कि अगर आप 1,000 रुपए का बिल लेके जाएं तो उसको ऑडिट की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. होता है ना ऑडिट, राइट? अब दिस मूव फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इज हैविंग वेरी ह्यूज कास्ट. इसकी कास्ट 1 ट्रिलियन है. ये जो भी हमने अपनी विश लिस्ट बनाई थी ना, ये तो 600 के लगभग बन रही थी. 1 ट्रिलियन इज मच हायर देन दिस. ठीक है. तो हमारी सारी विश लिस्ट को पूरा करने के बाद एक्स्ट्रा हमारे पास 400 बिलियन का सरप्लस हो सकता है.
राइट। तो ये हमने जो इतनी एक्स्ट्रा कंजम्पशन कर दी, इस कंजम्पशन करने का मकसद क्या था? इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। अब वो हुआ नहीं। अब क्या करना चाहिए? इस चीज का कोई ऑडिट होना चाहिए। हम ये जो मूव ले रहे हैं, इज इट बेनिफिशियल और नॉट? इसका कोई फायदा है या नहीं है? और अगर इसका फायदा नहीं है तो वी शुड रिवर्स दिस मूव। हमें मजीद जो है वो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, यही है ना? तो द स्टेट बैंक शुड हैव समथिंग इन देयर हैंड्स which is evaluating the stance of monetary policy, and if monetary policy is doing something, फिर हम उसको मजीद बहस कर सकते हैं कि ये मेंटेन रखी जाए या ना रखी जाए। बट इफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट डूइंग समथिंग, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो पॉलिसी रेट है उसको बढ़ाते जा रहे हो वो पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? मूव को रिवर्स कर लेना चाहिए। एंड द स्टेट बैंक इज हैविंग लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो वहां पे मैंने पब्लिकली डॉक्टर महमूद अल हसन साहब से पूछा कि सर अगर आपके पास कोई इस तरह की रिपोर्ट है जिसमें एवेलुएट किया गया हो कि भाई ये जो हम मूव किया है मॉनेटरी पॉलिसी रेट को हमने इतना चेंज किया है, इसका क्या फ्रूट है, इसका फायदा क्या हुआ है, तो वो जरा हमें दिखाइएगा। देयर वाज नो रिस्पांस। दे एब्सोल्युटली हैव नथिंग व्हिच कैन प्रूव द फंक्शनैलिटी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और अब क्या है? अब वो फ्रीडम मांग रहे हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग वुड बी अवर मैंडेट एंड वी वुड बी एब्सोल्युटली फ्री टू डिसाइड वट एवर पॉलिसी रेट वी वांट। अभी वो 13% तक लेके गए ना, तो बजट में उनका हिस्सा बढ़ के, बैंकों का हिस्सा बढ़ के 42% पे चला गया। अगर हम उनको एब्सोल्यूट फ्रीडम दे दें, स्टेट बैंक इज एब्सोल्युटली फ्री, तो हो सकता है वो 13 के बजाय 25% कर ले। दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन टर्की। उनका वो 21% पे कभी ले जाते थे, कभी 22% पे ले जाते थे, कभी 18% पे ले जाते थे। जब वो उसको 18% पे ले जाएंगे ना, तो फिर हमारे बजट में बचेगा क्या? जब इसको 7% पे रख के हमें 42% कंज्यूम करना पड़ रहा है, अगर ये सपोज अल्लाह ना करे 18% पे ले जाए इसको, तो फिर हमारे बजट में बाकी क्या बचेगा? ठीक। एंड फॉर दिस पर्पस दे वांट एब्सोल्यूट फ्रीडम, एंड दिस इज व्हाट द बिल अबाउट। स्टेटमेंट का तरमीमी बिल आ रहा है वो इस बारे में है। ओके अच्छा, अब मैंने ये कहा कि जो हमारी विश लिस्ट है उस सारी को पूरे करने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए? 600 बिलियन। एंड द लार्जेस्ट बजट हेड इज 2631 बिलियन व्हिच इज गोइंग इनटू द मार्कअप पेमेंट। यू कैन जस्ट रिड्यूस द पॉलिसी रेट एंड यू कैन सेव दिस मनी। ये जो हमारी विश लिस्ट है इसको पूरी करने के लिए पैसे यहां से आ सकते हैं, ठीक है? और अगर आप इसको और ज्यादा कम कर दें तो और पैसे बचा लीजिए। अब देखिए, दुनिया किसी और ट्रैक पे जा रही है, हम लोग किसी और ट्रैक पे जा रहे हैं। दुनिया कोई और काम कर रही है, हम बड़े अनोखे हैं और हम इससे बिल्कुल उल्ट कर रहे हैं। जस्ट 3 years ago in 2017 the policy rate in Brazil was 14%, ठीक है? फ्रॉम 2017 to 2020 3 सालों के अंदर उन्होंने इस पॉलिसी रेट को कम करके 2% कर दिया। अब जो हमारी स्टेट बैंक की लॉजिक है वो ये कहते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम होता है और कम करने से ज्यादा होता है। अगर ये लॉजिक वैलिड होती तो ब्राजील में तो इन्फ्लेशन का फ्लड आ जाना चाहिए था। असल में ब्राजील को बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए अबाउट द इन्फ्लेशन, बिकॉज इन द पास्ट दे हैव एक्सपीरियंस्ड हाइपर इन्फ्लेशन। ये अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है, 90s में उन्होंने हाइपर इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो उन्हें बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया, दे रिड्यूस द पॉलिसी रेट फ्रॉम 14% to 2%। और आज आप उनका डेटा उठा के देख लें तो यू विल सी द इन्फ्लेशन इन ब्राजील टुडे इज लेस देन व्हाट इट वाज इन 2017, ठीक है? मतलब ये कि इसी का बजट डेफिसिट फॉर द 2019 वाज आल्सो स्मॉलर। अच्छा, अब ये है कि अगर हम सपोज ये मूव करते हैं, पॉलिसी रेट को कम करते हैं, तो इसका बेनिफिशियरी जो मैंने ये कहा, हमारी पूरी विश लिस्ट
चलिए, अगर मेडिकल वाले चाहते हैं उन्हें एक्स्ट्रा बजट चाहिए, हो सकता है। एजुकेशन वाले चाहते हैं उन्हें एक्स्ट्रा बजट चाहिए, मिल सकता है। ठीक है, बिस्प के लिए पैसे रखने, वो भी हो सकता है। सबकी विश लिस्ट पूरी की पूरी यहाँ से फुलफिल हो सकती है। तो फिर मसला क्या है, नुकसान किसको है इसमें? हमें ये बताया जाता है दी बैंक्स हैव इन्वेस्टेड इन दी मनी इन दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हुकूमत को कर्जे है ना, वो किसने दिए? कमर्शियल बैंकों को। अब नुकसान होगा तो किसको होगा? उनको होगा। लेकिन असल बात ये भी नहीं है, उनको भी नुकसान नहीं है। अच्छा, देखो, पॉलिसी रेट कम करने का एक और फायदा भी है। अभी बिजनेस लोन किस परसेंटेज पे मिल रहा है? इस वक्त आपका पॉलिसी रेट 7% है ना, तो बिजनेस लोन किस परसेंटेज पे अवेलेबल है? उमूमन 2-3% मार्जिन होते हैं। ठीक है, तो ये 10 या 11% पे अवेलेबिलिटी होगी इसकी। सपोज हम पॉलिसी रेट में 4% का कट लगाते हैं, इट विल बिकम अबाउट 3 to 4%। 3% हो गया। अब बैंक अपना 3% इस पे मार्जिन चार्ज कर ले, तो कितना बन गया? 5 to 6%। 5% पे जब आपको लोन अवेलेबल हो, तो कितने लोग हैं हमारे ये यहाँ पे जो ऑडियंस है, उनमें से वो ये चाहेंगे कि भाई हम डेट लेके कारोबार करें? बेशुमार लोग हैं ना। ठीक है, देखो, इससे पहले पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स आती रही हैं, जैसे येलो कैब स्कीम थी, या वो क्या कामयाब नौजवान स्कीम है, दूसरी तीसरी स्कीम्स है। इनका सबसे मेन कंपोनेंट यही होता था कि आप उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे लोन दें, वो लोग आगे। येलो कैब खरीदनी है तो क्या है उसका मेन फीचर? सब्सिडाइज्ड रेट पे मार्कअप है, 5-6% भी मार्कअप होगा। कामयाब नौजवान स्कीम है तो उसमें क्या है? इसी तरह से है। अब इसमें क्या है, मसलन काइबोर है 11% एंड यू हैव टू प्रोवाइड द सब्सिडाइज्ड डेट एट 5%। तो इसका क्या तरीका होगा? ये जो 6% का मार्जिन है, ये गवर्नमेंट अपने पास से सब्सिडी देगी। और अल्लाह के बंदो, ये क्यों नहीं कर लेते? पॉलिसी रेट 2% कर लो, बैंक अपना मार्जिन भी 3% डाल दे, 5% पे आपकी एम्प्लॉयमेंट स्कीम तैयार होगी और एक रास्ता बोर्ड तैयार होगी। अब मुझे लोन चाहिए तो मैं भी जाके ले सकता हूँ, आपको चाहिए तो वो भी ले सकते हो, कोई किसी को भी पैसे चाहिए तो वो ले सकता है। बेहतरीन एम्प्लॉयमेंट स्कीम तैयार होगी। whoever wants to get money, he or she can get, and this is what is happening in the entire world. आज मसलन हम जब 7% पॉलिसी रेट लेके बैठे हैं ना, ठीक है, तो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में जो पॉलिसी रेट है वो कितना है? 0.25%। अब इसकी दो इम्प्लीकेशन है, 0.25% पॉलिसी रेट की दो इम्प्लीकेशन है। अगर हम 1000 बिलियन बारो करते हैं ना, तो वी नीड टू पे 70 बिलियन ऑन इट पर एनम। ठीक है, और अगर समवन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स इज borrowing the same amount of money, तो he or she would have to pay only 2.5 billion। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट का इतने मसलन ये 2631 बिलियन रुपीज की एलोकेशन है जो हमने रखी हुई है, किसके लिए? मार्कअप पेमेंट के लिए। अगर हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स वाला पॉलिसी रेट अडॉप्ट कर लें, तो हमारी जो टोटल मार्कअप पेमेंट्स है वो 100 बिलियन से कम हो जाएंगी। ठीक है, आपको 25 की बचत है, जो मर्जी चाहो उसमें कर लो। डराते हमें किस बात से? इफ वी डिड दिस the inflation will go up, but we have the experience, we have seen in the entire world that this is not happening। ब्राजील में उन्होंने पॉलिसी रेट को 14 से कट करके 2 पे लाया, कोई इन्फ्लेशन नहीं हुआ। इसी तरह इन द यूनाइटेड किंगडम in 2019 the inflation was about 1.8%। ठीक है, and after the COVID they reduced the policy rate from 0.7 to 0.1। ठीक है, हम पहले कितना था उनके पास? 0.7। we have 7, they had 0.7 and they reduced it to 0.1। now if the logic of the State Bank of Pakistan was valid, the inflation should go up, but today the inflation in United Kingdom is just 0.4%। पहले कितना था? 1.9 and this is reduced to 0.4% just। ठीक है, तो ये जो हमें डरा रहे हैं ना कि इससे इन्फ्लेशन का फ्लड आ जाएगा, तो दुनिया में तो ऐसा नहीं हुआ। हमें खामखा से डरा के रखा हुआ है और उसकी वजह से हमारी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। These 2631 billion
विच आर एलोकेटेड फॉर द मार्कअप पेमेंट। ये आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान के सारे बैंक्स हैं उनमें से 12 बैंक हैं जिनको अथराइज है कि वो गवर्नमेंट के साथ डेट की ट्रेडिंग करें। ठीक है, तो ये जो 2600 बिलियन रुपए है ना, ये 12 बैंक्स को जाते हैं। दैट्स इट। अब मुझे ये बतलाएं यहाँ पे इकोनॉमिक्स के और बिजनेस के स्टूडेंट बैठे हैं, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, क्या कहते हैं उसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े होंगे। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक गोल है रिड्यूस इनइक्वालिटी। ठीक है, अब इतनी बड़ी एलोकेशन हम उसके लिए रखेंगे, इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी या बढ़ती जाएगी? तो दिस इज गोइंग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ the SDGs as well. I can show you that all the SDGs are affected very badly because of this move, but लेकिन इसमें एक फियर क्रिएट किया हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है बहुत सारी ना, असल में देखो किसी मुल्क की, किसी नेशन की डेवलपमेंट के लिए आपको क्या चीज चाहिए? पहला चाहिए नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज कम है। मुझे ये बताएं, अगर आप लोगों को अच्छा रेस्ट हाउस मिले और आप लोग जो है ये थर के वो जो डिजर्ट हैं उनके अंदर जाके आप जो है वो स्टे कर सके, तो आप वहाँ पे जाएंगे या नहीं? या अगर आपको जो है ऑप्शन अवेलेबल हो तो वुड यू वांट टू गो टू जोसाई और नॉट? तो ये सारे रिसोर्सेज है ना, तो नेचुरल रिसोर्सेज आर देयर। ठीक है, हमारे पास पानी है, we are creating about less than 10,000 megawatt of electricity out of it, but we can produce 50,000 megawatt electricity, तो रिसोर्सेज है ना। ठीक, दूसरी चीज क्या चाहिए? ह्यूमन रिसोर्सेज, तो वो भी है। हमारे ही लोग हैं जो जाके दुबई को आबाद कर रहे हैं, जो सऊदीया को आबाद कर रहे हैं और बाकी दुनिया के कोनों में जगह जगह फैले हुए, हमारे ही लोग हैं ना। ठीक है, और फिर यहाँ पे पीछे जो पाकिस्तान में बच गए, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, वो थोड़े स्किल्स वाले लोग बैठे हैं। ऐसी ऐसी स्किल्स है लोगों के पास जिनका जो कोई अनमैचेबल स्किल्स है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी मौजूद है। ठीक, तीसरी चीज क्या चाहिए होती है इन दोनों को पेचअप करवाने के लिए? तीसरी चीज जो आपको चाहिए वो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे चाहिए। ठीक, तो द फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर आल्सो देयर। अच्छा सॉरी, हाउ मच टाइम आई हैव? मैं इतने ही टाइम में फिर वाइंड अप करूंगा अपनी स्पीच को। जी, आर यू देयर सुमिया, मदीहा? अच्छा, अगर आप चलें, जब आप लोग वो Ye- मुझे बता दीजिएगा कितना टाइम मुझे मजीद मिल सकता है। अदर लेट मी कंटिन्यू विद द डिस्कशन। Yes, तो sir, you यहाँ may पे अजान हो continue रही right है। now. जी, You may continue. अच्छा, ओके, ये हमारे यहाँ अजान हो रही है, मेरे ख्याल में 2 मिनट का पाज ले लेते हैं। Okay, sure.
Okay, sorry, Azan is over now. Let me wind up my discussion. So I was discussing that we have the natural resources and we have the human resources and we have the financial resources. The banks in Pakistan have invested 25,000 billion in the government securities. तो ये अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होने के बजाय ये मार्केट में जाएँ। और मार्केट में ये होता है कि अगर आपके पास 1000 बिलियन अगर आपके पास गवर्नमेंट से निकल के जो है मार्केट में जाता है, तो बैंक्स कैन डू अ बिजनेस मैनी मल्टीपल्स ऑफ दिस। 1000 बिलियन अगर आप उनके पास जाता है तो वो शायद उस पे 4000 5000 बिलियन का वो कर सकते हैं वो बिजनेस। उसकी वजह ये है कि वो खैर वो मैकेनिज्म आप लोगों को पता है, बैंक मल्टीप्लायर का आइडिया आप लोगों को पता है। तो एनीवे अगर आपको 4-5 हजार बिलियन का जो है वो डेट अवेलेबल हो और उस पे मार्कअप रेट हो 4 से 5% या 6% मार्कअप रेट हो, तो अब मुझे ये बताओ कि उसके बाद क्या बचता है? फिर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी तो पड़े हैं। हिमालय में जाके वहाँ पे पहाड़ों पे आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर लें, या आप चाहते हैं तो ठर के रेगिस्तान में वहाँ पे लोगों को आइडियल किस्म के इन्वायरमेंट में रेस्ट हाउस बना के वहाँ पे दे दें, या आप चाहें तो जो है बलूचिस्तान के सारे जंगलों को आप ये सारे खुश्क पहाड़ों को आप जो है वो जंगलों में तब्दील कर लें, उसके लिए डैम बनाएं और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। What is needed for all these? You need money, and if the money worth 5,000 billion is available, what else do you need? So this is all about. Yani, the expenditure can be made better, and the one thing which is by managing which we can manage all the resources is to manage the policy rate. Thank you very much. बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Sumaya, over to you. Yes, thank you, sir. Now I would like to welcome Ma'am Uruj Ejaz to sum up today's discussion. Thank you very much, Sumaya. First of all, I would like to thank on behalf of Bahariya University Karachi to all my distinguished guests, Mia Zahid Hussain, Ali Kamal Saab and Atikur Rahman Saab. कि आपने अपने स्पीशियस टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला, स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज ट्रांसफर की। कुछ चीज़ें जो आज के सेशन में हमने कंक्लूड की, ऑब्वियसली वो अली कमाल साहब ने काफ़ी बहुत डिटेल में उन्होंने बताया कि बजट की एलोकेशन का क्या प्रोसेस है और होपफुली बच्चों को अच्छी लर्निंग हुई होगी और किस डिपार्टमेंट की कितनी कैपेसिटी है कि वो किस तरीके से प्रोजेक्ट्स के लिए बजट को एलोकेट कर सकता है। इसके अलावा अतीकुर रहमान साहब ने बहुत ही डिटेल में आपको बताया कि किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी हमारी जो है वो उसकी प्रेजेंट उसकी फंक्शनैलिटी है और किस तरीके से हम इसको मजीद इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जा सकते हैं ताकि इकोनॉमी बेटर परफॉर्म कर सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे मियां जाहिद जो तीसरे गेस्ट थे मियां जाहिद हुसैन, उन्होंने काफ़ी डिटेल में बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से चीज़ें आपको बताएं। और I want to add one cent in the whole discussion. उसमें आपने देखा आपके पास सर ने जो है वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी कि एक्सपोर्ट कम्पेटिटिवनेस के हवाले से बात की। तो एक्सपोर्ट कम्पेटिटिवनेस ऑब्वियसली कि हमारे पास जो है वो अगर हम डिफरेंट पाकिस्तान का स्ट्रक्चर इस वक्त अगर रिव्यू करें तो हमारे पास टैक्स हार्मोनाइजेशन स्कीम को एज सच एग्जिस्ट नहीं करती। हर प्रोविंस के पास राइट है कि वो अपने टैक्स के लिए अपने सेपरेट यूनिट्स को रन करता है। तो टैक्स की रिकवरीज के साथ जब हम एडिशनल कॉस्ट बेयर करते हैं तो ऑब्वियसली वो एडिशनल कॉस्ट हमारे रेवेन्यूज को कम करती है। तो टैक्स अगर हमारे पास टैक्स हार्मोनाइजिंग स्कीम हो और एक सेंट्रल यूनिट हो जो कि ओवरऑल कलेक्शन का काम करे तो ऑब्वियसली हमारी टैक्स यूनिट्स को रन करने की कॉस्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और अगर हम डिटेल में देखें तो ऑलमोस्ट जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है वो डिफरेंट जगहों पे ऑलमोस्ट इन एन ईयर 13 डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ पर वो टैक्स की जो है पेमेंट्स करती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी एक जो है वो एक तरह से परेशानी है उनके लिए। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में ऑब्वियसली ये चीज़ एक हर्डल क्रिएट कर रही है, तो इसको हम मजीद मिनिमाइजेशन की तरफ ला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कई सालों से रिव्यू प्रोसेस के अंदर है और कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ने रिव्यू करके अनाउंस नहीं की। इंडस्ट्रियल पॉलिसी टाइम चेंज हो चुका है, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पॉलिसी को दोबारा से रिव्यू करें और करंट सिनेरियो के हिसाब से कोई नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की जाए जो कि ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी इंप्रूवमेंट तो हुई है 28 रैंक्स, लेकिन हम इसको मजीद इंप्रूवमेंट की तरफ लेकर जा सकें।
इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैं स्पेशली हाईलाइट करना चाहूँ आप लोगों के ज़ाहिर है कि अपने डिस्टिंग्विश गेस्ट के सामने भी, क्योंकि ऑब्वियसली इनका डिफरेंट लेवल पे इनकी अप्रोच है और जब जाते हैं तो ऑब्वियसली डिस्कशन में रहती हैं चीज़ें। तो जो चीज़ मैंने चीज़ देखी कि हमारे पास रिस्क इम्पैक्ट असेसमेंट जो एनालिसिस थी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, वो 2005 में हुई थी और उसके बाद आज तक जो है हमारी रिस्क असेसमेंट एनालिसिस आज तक नहीं हुई है। और जो लाइसेंस और बैरियर्स और डिफरेंट तरह की लेवीज जो आपके पास रिक्वायर्ड होती है खासतौर पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज की, वो एक साल में ऑलमोस्ट हम लोग 126 लाइसेंसेस के ऊपर काम करते हैं। एक तरफ हम बात करते हैं कि हम वन विंडो ऑपरेशंस की तरफ जाएंगे और एक तरफ हम 126 लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसको भी रिव्यू होने की नीड है। अगर हमारे पास रिस्क इम्पैक्ट असेसमेंट एनालिसिस हम कर लें तो हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी अपग्रेड हो सकते हैं अगर हम इसके लिए कोशिश करें। और ऑब्वियसली करंट बजट हमारा आने वाला है कोविड के सिनेरियोज में और पास्ट का जो हमारा गुजरा है उसमें दोनों में काफी चीजें चेंज हैं। और सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है कि चाइनीज इकोनॉमी वो वाहिद इकोनॉमी जिन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया। पाकिस्तान ऑब्वियसली हम लोग शुरू से ही जो है वो एक स्ट्रगलिंग प्रोसेस के अंदर है और कोविड में ये स्ट्रगल ऑब्वियसली डबल ट्रिपल हो गई है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं करंट गवर्नमेंट से कि जो स्टेक होल्डर्स की तरफ से उनको रिकमेंडेशंस जा रही हैं उसको वो रिव्यू करें और किसी हद तक ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होता समटाइम कि हम सारी चीज़ों को एक साथ इम्प्लीमेंट करें, लेकिन जिस हद तक पॉसिबल हो सके उनकी रिकमेंडेशंस को, क्योंकि वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है। अगर हम उन स्टेक होल्डर्स की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली जिनको हम जैसे हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में ट्रू चेंज आए तो वो एक रियल ग्राउंड चेंज हमें नजर आएगा और चीज़ें हमारी ग्रूम करेंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो इस उम्मीद के साथ कि ऑब्वियसली कि इंशाल्लाह ताला हमारी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जाए, चीज़ें बेहतर हो जाएं, हम इंशाल्लाह फिर फर्दर डिस्कशन के लिए या फिर मजीद नए एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो अपने गेस्ट को इनवाइट करेंगे और बजट का सेकंड सेशन करेंगे फ्यूचर के अंदर। डेट जल्दी अनाउंस होगी। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय गेस्ट, माय कोलीग्स डॉक्टर आसिफ शमीम, मदिया कमाल, डॉक्टर लियाकत and all my beloved students. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, Ms. I would like Suruj. to Can I thank add all the something? speakers. Yes, sure. सबके थैंक्स के साथ साथ मेरे स्टूडेंट्स का थैंक्स के पेशेंस के साथ आप लोगों ने सुना। आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा इन फ्यूचर। और सुमैया के बाद ये फोरम आपके पास होगा, आप क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। तो थैंक यू सो Hello, Sumaya. Are you there? Yes, ma'am. Please continue. So, yeah, I would like to open the question answer session for the audience. You can ask any questions from the speakers. Anybody who wants to ask questions from the speakers may ask right now. जब तक बच्चे अपने क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं, मैं सर अली कमाल से एक उनकी सजेशन जानना चाहूंगी। क्या हमारे बजट मेकिंग प्रोसेस में इश्यूज है, पॉलिसी मेकिंग में इश्यूज है, या उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादा इश्यूज है? क्या इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है, या पॉलिसी मेकिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट योर सजेशन अबाउट दिस? थैंक यू सर। सर अली कमाल आप हैं? आई थिंक सर अली कमाल या तो कनेक्ट नहीं है
या अनम्यूट नहीं हो रहा। सर अतीक, आप इसका कोई जवाब देना चाहेंगे प्लीज? Can you repeat your question, please? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पॉलिसी मेकिंग पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए? इश्यू पाकिस्तान में अच्छी पॉलिसीज बनाने का है या उनकी इम्प्लीमेंटेशन का है? मेरे ख्याल में दोनों तरह से इश्यूज हैं। पॉलिसी मेकिंग भी हमारे पास, जैसे ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज इज मॉनेटरी पॉलिसी, एंड अभी मैंने उसको एनालाइज किया कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारे साथ क्या कर रही है। तो वी नीड ए बेटर पॉलिसी, और इम्प्लीमेंटेशन फ्रंट पे भी इश्यूज हैं। तो मेरे ख्याल में ये ऐसे हैं कि इनमें दोनों को एक लेवल की प्रायोरिटी पे लेना होगा। ये किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। ओके, थैंक यू सर। आप में से जिसने क्वेश्चन करना प्लीज अपना हैंड रेज कर लें, फिर हम उनका माइक अनम्यूट कर देंगे। ये one hand is raised. Economist, please. आई डोंट नो इकोनॉमिस्ट के नाम से है, मैंने इनका अनम्यूट किया है। प्लीज सर, प्लीज कैन स्पीक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी thank you for this seminar. Kindly Unfortunately, introduce yourself. my name is Wakar, and I am an assistant professor at University of Warwick. So I actually have a question for Dr. Rahman. I mean, you talked a lot about reducing the policy rate, but I'm really concerned regarding very simplistic assumptions that you made, because in economics we have to, it's not a natural science, it's a social science. We have to balance forces. You can't just pick one side and try to tell a story. In order for the whole story, you need to present both sides of the argument. So I find it very, very strange that you made such simplistic assumptions that if you reduce the policy rate, of course, if you reduce the policy rate, you will save some amount of interest, which is fine. But the other side of the story is completely missing. You missed out that if you are going to reduce the policy rate, who will invest at such low interest rate given the risk profile of Pakistan? So you ignored the basic principle that there is a risk and return principle. So investors will take on a risky project as long as they're sufficiently compensated for it. If there is no reward, then why would someone invest? Okay, so thank you very if, much. for example, Pakistan is a high risk country, in order to attract investment, you need to offer a reward, and that reward comes in the form of higher interest rates. I agree with you to some extent that our interest rates were too high. These should have been lower, but there's a good reason why they were higher. So if you can, give us your thoughts on this, I'll be grateful. Okay, look, if we are going to reduce the policy rate, we will not be the only country in the world to reduce this, right? For example, as I have told you, in the United States, the policy rate is 0.25%.
Yes, So but what is the inflation rate in the United saving is States? zero in the United States. What is the inflation rate? So you Uh, know the how inflation- the rate is composed of? It's let, your let me complete my words and then you can raise your sure, question sir. again. I can show you this data. The inflation rate is much higher compared to the policy rate in United States. At present, the inflation in United States is about 1.5%, and the policy rate is 0.25%. Right? This is the time to motivate the people for consumption. This is not the time to motivate the people for saving. And the saving comes when you have surplus income. If you are contracting economy in such a bad way that there is no option for the surplus income, how can you save? For example, just a few months ago, you are having very high interest rate, 13%. Did you see any dramatic increase in the saving? No. Why? Because people don't have surplus income. So if you want to increase the saving, which is not required by the way, today is the economy of boosting consumption. This is not the economy of boosting saving. But suppose you want to motivate the people to save, the way to do this is to increase the income, right? And in order to increase the income, you have to reduce the policy rate. Okay? Not only in United States, but in many other countries. For example, in Thailand, वो हम सिर्फ एडवांस कंट्रीज की बात नहीं कर रहे, थाईलैंड का डेटा आप उठा के देख लें. In Thailand, the inflation is between 2 and 3%, and the policy rate is 0.5%. और इसी तरह आप कोई और कंट्री पिक कर लें, pick the Indonesia, Vietnam, any other country. In most of the countries today, the real interest rate is negative, and this is because the government in those countries wants the people to consume. Thank you. जी, thank you so much. जी, जैसे मैंने आपसे कहा पहले, I agree with you कि policy rates were too high. These should not be that high. I agree up to that extent, but not to the point where you say that these policy rates should be lower. Each country has different risk profile. So you have to, so for example, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अंदर you need to maintain a certain amount of foreign reserves. How are you going to attract people to invest in your country, right? So they can invest in US, they can invest in UK, they can invest in Singapore, they can invest in Malaysia. They have so many options. All of those investors have a lot of investment opportunities, right? You want them to invest in Pakistan. Isn't this what you want, right? If you want them to invest in Pakistan, you have to offer them a reward to invest in it. Right? And so that's what I'm saying is you have to kind of balance. So on one side, you need to, manage your demand side. And on the other hand, there are forces of supply. So when we talk about economics, it's about balancing the two forces. All I was trying to say is that when you tell a story, when you teach your students something, you need to talk about both sides. You can't just pick one side. So it gives a half of a picture. So if you, as I said, I agree with you generally that our interest rates were too high. I agree that our interest rate should have been lower. We should have tried to control inflation by managing the supply and not the demand. Our economists, people in our government, they decided to control the demand side. But in our case, which was completely wrong policy, in Pakistan, inflation was driven by not by demand. It was due to supply side. So we should have encouraged people to invest. And one way to do that is by reducing the policy rate as you suggest.
which is what I'm saying. I agree with you up to that extent, but in your presentation, it was just one side, that by reducing it, you resolve all of your problems. It's actually not that simple. That's what I wanted to share. Actually, Thank you for. If we are thinking that this is the attraction for the people to invest in Pakistan, that there is high policy rate, this is very wrong attraction, right? How you can motivate the people? By the way, we don't need to motivate the people because we are having very large amount of remittances coming into the country, and we have a lot of human resources which are working abroad, and there are many other things. So if we are managing a policy, we are making a policy which is motivating us to utilize these resources, the remittances coming into the country, and this kind of things, that is sufficient. There is no need of FDI, and at a very high cost, because the cost is very obvious. When you increase the policy rate, you will have to pay more money in the markup payments. But what attracts to the foreigner is not only the policy rate, but there are many other things. For example, in a country where your prime minister is not able to maintain his investment, तो वहाँ पे आप जितना मर्जी पॉलिसी रेट दे दें, कितना आ जाएगा? अब ये FDI कितना बढ़ गया था जब आपके पास 13% पॉलिसी रेट था, कितना एक बढ़ गया था? तो these are just the fixture which cannot work. इसके बजाय हमें जो है, जो डोमेस्टिक कैपेसिटीज हैं, उनको यूटिलाइज करने की पॉलिसी पे जाना होगा. डोमेस्टिक कैपेसिटी क्या है आपके पास? You have the natural resources, you have the human resources, and you have the financial resources as well. तो अब इनको आपने इनका लाइज ऑन करवाना है ताकि प्रोडक्टिविटी हो सके. थैंक यू सो मच. जबरदस्त किस्म के व्यूज सुनने को मिले दोनों साइड से, स्टूडेंट्स की तरफ से भी. एंड ऑब्वियसली पॉलिसी में काफी चीजें ऐसी होती हैं कि हर इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिफरेंटली एंगल से चेक किया जा सकता है और देखा जा सकता है. व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि अगर इसी तरह के व्यूज बाकायदा पॉलिसी मेकिंग के टाइम पे भी कंसीडर किए जाएं तो एक अच्छी पॉलिसी बन सकती है. हमारे पार्टिसिपेंट्स का, हमारे गेस्ट्स का, मेरे स्टूडेंट्स का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आना और पेशेंस के साथ सुना. आई होप कि हम इससे एक अच्छा कंक्लूजन जनरेट करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड अल्लाह हाफिज. थैंक यू सर. थैंक यू अतीक रहमान साहब. अल्लाह हाफिज. Thank you. Hafiz. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सुमैया.